सिस्टम सुपर सेक्ट पार्ट 06। दोस्तों, आज की कहानी आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां शक्ति, रहस्य और रोमांच का अनोखा संगम है। ये कहानी वेब नॉवल पर प्रकाशित एक वेब नॉवेल पर आधारित है, जिसका श्रेय उसके मूल लेखक को जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 51। पैसे की बात किए बिना मदद करना। कृपया अनुशंसा टिकट एकत्र करें और दें। आप हुआईकॉन्ग ने चांदी की सुई को चुटकी से पकड़कर उसे गेंद की तरह मसल दिया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि रेन चुनपिंग की बात सच होगी, कि कैंगू शहर के सर्वप्रसिद्ध और सम्मानित दिव्य चिकित्सक यांग ज़ोंगजियान वास्तव में इतने तुच्छ व्यक्ति होंगे। स्पष्ट रूप से वह यूमो को बचा नहीं सकते थे, फिर भी उन्होंने दिखावा किया और समय बर्बाद किया। हुआईकॉन्ग ने एक और निकाल लिया। यह अब भी वैसा ही था। मांस में प्रवेश करने वाला हिस्सा गायब हो गया था और चांदी की सुई वहां केवल इसलिए टिकी हुई थी क्योंकि वह त्वचा से चिपकी हुई थी। अच्छा, हुआईकॉन्ग ने एक और वस्तु निकाली। अब भी वही। ठीक ठीक, ये शब्द कहते हुए हुआईकॉन्ग ने अपनी आस्तीन झटकते हुए गुस्से से कहा, बूढ़े चोर रोंग, अगर अगली बार मैंने तुम्हें फिर देखा तो मैं तुम्हें और तुम्हारे तथाकथित काओशान संप्रदाय को कांगू शहर से हमेशा के लिए गायब कर दूंगा। मैं। बूढ़ा व्यक्ति जमीन पर गिर पड़ा। उसका कभी जीवंत रहने वाला चेहरा अचानक 10 साल बूढ़ा हो गया। वह बोलना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कैसे करे। इसी क्षण रेन चुनपिंग ने आकर कहा, दुनिया अपूर्ण है, इसलिए एक व्यक्ति अमानवीय हो सकता है, लेकिन एक डॉक्टर जो अपनी प्रतिष्ठा और स्वार्थ के लिए जीवन और मृत्यु की अवहेलना करता है, वह वास्तव में चिकित्सक कहलाने के योग्य नहीं है। इतना कहकर रेन चुनपिंग उसके कान से दूर हट गया और शांत भाव से युन लियाओ को इशारा करते हुए बोला, उसे बाहर निकाल दो। युन लियाओ द्वारा ओल्ड रोन को कमरे से बाहर खींचने के बाद हुआईकॉन्ग ने पागलों की तरह यूमो के शरीर से सारी चांदी की सुइयां हाथ से झाड़ दीं। उसके मन में यूमो द्वारा कही गई बातें धुंधली धुंधली सी याद आ रही थीं। अगर मेरा समय खत्म हो जाए तो मुझे मार डालो। हुआईकॉन्ग लगभग निराशा में डूबा हुआ था। उसने आकाश की ओर देखा और गहरी आह भरते हुए खुद से बुदबुदाया, क्या मुझे सचमुच अपने दोस्त को मारना पड़ेगा? दुश्मनों को मारना मात्र तलवार की धार पर चलने जैसा है, बिना किसी दया के, इस बात की परवाह किए बिना कि मरने के बाद उन्हें कब्र मिलेगी या नहीं। लेकिन अपने जीवन मरण के मित्र को स्वयं मार डालना, इस तरह का दर्द, यह अनिच्छा, ईस्ट लेक के पानी की तरह है। यह अंतहीन प्रतीत होता है। यांग ज़ोंगजियान आगे बढ़ा और हुआईकॉन्ग के कंधे पर थपथपाते हुए बोला, भाई हुआई, मेरी संवेदनाएं आपके साथ हैं, या शायद यही भाई यू का अंतिम विश्राम स्थल है। भाई यांग, आहलॉन, दरवाजा बंद करके चले जाओ। मुझे ये दर्द अकेले सहने दो। हुआईकॉन्ग यूमो को स्वयं मारने के लिए तैयार था। ये काम किसी न किसी को तो करना ही था। अगर कोई और नहीं तो कम से कम उसे तो करना ही था। वरिष्ठ दानव शेफ, मैं उसे बचा सकता हूँ। एक वाक्य बिजली की कड़क की तरह गिरा, जिससे यांग ज़ोंगजियान ने तुरंत अपना सिर घुमाया। फिर अपनी संयम खोते हुए उसने रेन चुनपिंग को पकड़ लिया। दोनों हाथों से रेन चुनपिंग की बाहों को जकड़ लिया और आश्चर्य से सीधे उसकी ओर देखने लगा। पंथ के नेता रेन, आपने क्या कहा? मैंने कहा कि दरअसल मेरे पास बिस्तर पर पड़े इस बुजुर्ग को बचाने का एक तरीका है, लेकिन अगर तुम मुझे पकड़े रहोगे तो। यांग ज़ोंगजियान ने तुरंत हाथ छोड़ दिया और भोलेपन भरी मुस्कान के साथ रेन चुनपिंग से माफ़ी मांगी। उसकी खुशी यांग लेले जैसी थी जब उसने शरीर परिष्करण की छठी परत में सफलता प्राप्त की थी, न कि व्यापार जगत के एक अनुभवी दिग्गज जैसी। वास्तव में रेन चुनपिंग ने अभी 2 कदम भी नहीं चले थे कि हुआईकॉन्ग ने फिर से वही सवाल पूछ लिया। अन्य चीजें शायद मैं न कर पाऊं, लेकिन जब बात इस दानव प्रकृति और दानव विष की आती है तो मैं काफी कुशल हूं। इतना कहकर रेन चुनपिंग बिस्तर के पास पहुंचा, अपनी छाती से आज की आखिरी सिगार निकाली और माचिस से जला ली। रेन चुनपिंग ने एक गहरा कश लिया, फिर उसे अपने मुंह में रोककर अपना चेहरा यूमो की ओर झुकाया और धीरे धीरे धुआं बाहर निकाला। भोर की हल्की धुंध की तरह नीला धुआं यूमो के पूरे चेहरे को ढक लिया और धीरे धीरे कमरे में फैल गया। इसके बाद रेन चुनपिंग ने इस प्रक्रिया को 10 से अधिक बार दोहराया। हर बार यूमो ने अपनी नाक में थोड़ी मात्रा में सांस ली। हालांकि यह मात्रा बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन 10 से अधिक बार दोहराने के बाद इसका संचय काफी हो गया था। यूमो का पूरा शरीर अचानक कांप उठा, यहाँ तक कि बेहोशी की हालत में उसकी सिकुड़ी हुई भौहें भी ढीली पड़ गईं। यह दृश्य देखकर हुआईकॉन्ग का चेहरा तीव्र खुशी से भर गया। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वह बहुत तनाव में लग रहा था। कुलपति यांग, क्या आप मेरे लिए एक बांस की नली ढूंढ सकते हैं, जो बहुत बड़ी न हो, जितनी पतली हो उतना अच्छा? यांग ज़ोंगजियान ने झट से सिर हिलाया और दौड़ने के लिए बाहर कदम रखा। उसका भारी भरकम शरीर लड़खड़ाता हुआ दौड़ रहा था। उसने दहलीज पार की और फिर भीतरी आंगन से निकलकर अपने घर की ओर भागा। वह जहां रहता था वहां एक छोटा सा बांस का झुरमुट था। एक बांस की नली तोड़ने के बाद यांग ज़ोंगजियान जल्दी से उसके पास गया और उसे सौंप दिया। फिर भी वह ये पूछने से खुद को रोक नहीं पाया, पंथ प्रमुख रेन, ये किस लिए है? उसकी नाक में डालने के लिए।
ये कहने के बाद रेन चुनपिंग ने यूमो की नाक के पास एक बांस की नली फैलाई, जितना संभव हो सके नाक के भीतरी भाग के करीब ले जाकर सिगार का एक कश लिया और धीरे धीरे धुएं को बांस की नली के माध्यम से बाहर निकाला। नीला धुआं सीधे नथुनों के रास्ते श्वसन मार्ग में प्रवेश कर गया। ऐसा दर्जनों बार दोहराने के बाद जब लाइव सिगार आधी कम रह गई तो सुधार के संकेत दिखाई देने लगे। यूमो ने अचानक एक आवाज निकाली। उसके गालों पर बनी सिकुड़ी हुई भावभंगिमा धीरे धीरे शांत हो गई, जिससे राहत का एहसास हुआ। हालांकि यूमो की आवाज़ बहुत धीमी और बेहद बेबस लग रही थी, लेकिन यांग ज़ोंगजियान और अन्य लोगों के लिए यह एक वरदान थी। इन 5 घंटों में सुनी गई सबसे सुंदर, सबसे मधुर ध्वनि शायद यही थी। हुआईकॉन तुरंत यूमो के पास गया और उसके कान के पास धीरे से पुकारा, भाई यू, भाई यू। रेन चुनपिंग ने बेबसी से मुस्कुराते हुए कहा, वरिष्ठ दानव रसोई, मेरा इलाज अभी शुरू ही हुआ है, ये वरिष्ठ इतनी जल्दी नहीं जागेंगे। लेकिन उनका पहले से ही होश में आना इस बात का संकेत है कि दानव विष को दबा दिया गया है। इतनी तेजी, दरअसल इसे धीमा माना जा रहा है। वैसे आप सभी को बाहर निकल जाना चाहिए और बेहतर होगा कि आप दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह से बंद कर लें। ऐसा क्यों? ये दवा धुएं में घुली हुई है। ये बुजुर्ग व्यक्ति अभी भी इसे अपने शरीर में पूरी तरह से ग्रहण नहीं कर पा रहा है। मैंने जो किया उससे भी इस कमरे में काफ़ी मात्रा में दवा फैल गई है। आसपास और लोग होने से सबकी सांस लेने की वजह से दवा का असर काफ़ी कम हो जाता है। समझा? हुआईकॉन ने सिर हिलाया और आगे बढ़कर बाहर चला गया, फिर खुद एक लकड़ी का तख्ता ढूंढकर टूटी हुई खिड़की को बंद कर दिया। 15 मिनट बाद रेन चुनपिंग कमरे से बाहर निकला, पीछे मुड़कर दरवाजा बंद कर दिया और चारों तुरंत उसके चारों ओर जमा हो गए। हुआईकॉन ने तुरंत पूछा, पंत प्रमुख रेन, मेरा दोस्त कैसा है? रेन चुनपिंग ने उत्तर दिया, राक्षसी विष को अस्थायी रूप से दबा दिया गया है और यह कुछ दिनों के भीतर फिर से नहीं फैलेगा, जिससे उस बुजुर्ग को अच्छी नींद मिल सकेगी। रेन चुनपिंग की बातें सुनकर हुआईकॉन दरवाजा खोलने के लिए बेताब हो गया, लेकिन रेन चुनपिंग ने उसे रोक दिया। रेन चुनपिंग उसकी बेचैनी को समझती थी, लेकिन यूमो को वाकई आराम की जरूरत थी। जीवन मरण की ऐसी कठिन परीक्षा से बच निकलने के बाद, यहाँ तक कि गहन लोक में भी इस समय कोई व्यक्ति केवल एक साधारण व्यक्ति की तरह बिस्तर पर आराम कर सकता है। हुआईकॉन ने अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा, तो भाई यू को आराम करने दीजिए। कुछ कदम चलने के बाद हुआईकॉन ने फिर कहा, आज आपकी मदद के लिए धन्यवाद संप्रदाय प्रमुख रेन, अन्यथा मेरे मित्र का अंत हो गया होता। पंत प्रमुख रेन, बस एक शब्द कह दीजिए, मैं यांग ज़ोंगजियान आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होने दूंगा। महान दानव विष को वश में करने वाली दिव्य औषधि की कीमत का अनुमान लगाते हुए यांग ज़ोंगजियान ने रेन चुनपिंग द्वारा कोई शुल्क न बताए जाने पर पूछताछ किए बिना नहीं रह सका। 10,000 सोने के सिक्के। इस आकृति को देखकर यांग ज़ोंगजियान तुरंत चुप हो गया। यांग ज़ोंगजियान के थोड़े हैरान चेहरे को देखकर रेन चुनपिंग मुस्कुराया और बोला, तो क्या कुल प्रमुख यांग अभी भी मुझसे पैसों के बारे में बात करना चाहते हैं? चूंकि यह एक जान बचाने का मामला है, इसलिए यह पैसा कोई मायने नहीं रखता। इस पैसे से उस बुजुर्ग की जान बच सकती है, इसलिए ये कीमती है। इसके विपरीत अगर इसका इस्तेमाल नहीं हुआ तो यह मेरे पास पड़ा हुआ बेकार का पैसा है। चैप्टर 52 दानव विष का पुनरावर्तन, सिफारिश टिकटों की मांग, संग्रह। संप्रदाय प्रमुख वेन सचमुच निस्वार्थ और धर्मात्मा हैं। ऐसे चरित्र के साथ अमर संप्रदाय का उत्थान निश्चित है। संप्रदाय प्रमुख वेन, क्या मैं अंदर जाकर अपने भाई से मिल सकता हूँ? मैं इस समय बहुत चिंतित हूँ, यांग ज़ोंगजियान ने उत्सुकता से पूछा। हालांकि वेनपिंग ने कहा था कि यूमो को आराम की जरूरत है, इसलिए ऐसा प्रश्न पूछने के कुछ अन्य निहितार्थ भी थे, शायद ये संकेत देते हुए कि वक्ता का इरादा भले ही अनजाने में हो, लेकिन श्रोता इसे गंभीरता से ले रहा है, या शब्दों में कुछ छिपे अर्थ हैं। विशेषकर जब हाल ही में काओशान संप्रदाय के एल्डर रोन का कुरूप मुखौटा उजागर हुआ तो ऐसे शब्दों को सुनना असहज सा लगने लगा। हुआईकॉन, अब अंदर जाओ और हमारे गुरु को देखो, क्या पता वो भी काओशान संप्रदाय के उस दुष्ट की तरह निकले। आहलोंग अचानक बोल पड़ा, लेकिन हुआईकॉन ने उसे रोक दिया। लेकिन आहलोंग पहले ही एक कदम आगे बढ़ा चुका था और बगल वाले कमरे की ओर दौड़ पड़ा था, और उसके शब्दों और कार्यों ने अचानक आंगन के माहौल को थोड़ा तनावपूर्ण बना दिया था। विश्वास दो लोगों के बीच खड़ी एक दीवार है। जब ये दीवार खड़ी हो जाती है तो हर कोई शक करने लगता है। क्या दीवार के पीछे छिपा व्यक्ति चला गया है? क्या आप यह अनुमान लगा रहे हैं कि दीवार के पीछे छिपा व्यक्ति अभी भी वहीं है? 1000 सोने के बराबर मूल्यवान शब्द और राक्षसी विष को दबाने के तरीके इस समय काफी हास्यास्पद प्रतीत होते हैं, जिससे उनकी प्रामाणिकता पर संदेह पैदा होता है। आप, युन लियाओ ने गुस्से से अपने चेहरे पर भाव लाते हुए मुट्ठी भींच ली। वेनपिंग ने युन लियाओ को रोककर शांत भाव से कहा, एल्डर युन, कोई समस्या नहीं है। युन लियाओ ने जोश से चिल्लाते हुए कहा, पंत प्रमुख, पंत के शिष्य ने खरीदने के लिए बहुत बड़ी रकम की पेशकश की, लेकिन आपने बेचने से इनकार कर दिया। अब आप नी
शुल्क एक मरते हुए व्यक्ति की जान बचाने के लिए सिगार निकाल रहे हैं, फिर भी ऐसे लोगों से संदेह और अपमान सह रहे हैं। एल्ड यून, आहलोन का ऐसा कोई इरादा नहीं था और हमें संप्रदाय के नेता वेन की क्षमताओं पर कोई संदेह नहीं है। जी हाँ, एल्ड यून, परेशान मत होइए। आहलोन शब्दों का अच्छा जानकार नहीं है, कृपया उसकी गलतियों को नज़रअंदाज कर दीजिए। हुआईकोंग और अन्य व्यक्ति तुरंत मध्यस्थता करने के लिए आगे आए। ये शब्द इस तरह बोले गए, लेकिन फिर भी दोनों ने अनजाने में बगल वाले कमरे की ओर देखा, जहां से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। फिर वेनपिंग ने हंसते हुए कहा, अगर आप वाकई देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, लेकिन मैं पहले ही बता रहा हूं, अगली बार यह मुफ्त नहीं होगा और न ही यह भाग्य आजमाने जितना आसान है। क्या कुछ नहीं है? आहलोंग नाम का वह दोस्त, अंदर जाओ और अपने मालिक को देखो। पंथ प्रमुख युन लियाओ ने धीमी आवाज में पूछा। वह इस बात से हैरान थी कि वेनपिंग ऐसा क्यों करेगा। बाकी लोग उस पर शक करने लगे थे, लेकिन वेनपिंग को कोई परवाह नहीं थी। कोई व्यक्ति कितना भी उदार क्यों न हो, उसे इतना क्षमाशील नहीं होना चाहिए। वेनपिंग ने धीरे से जवाब दिया, कोई बात नहीं, उन्हें देखने दो। मैं नहीं चाहती कि मैं उच्च चिकित्सा नैतिकता वाली व्यक्ति होने के बावजूद उसमें कमी करूं। बोलने के बाद वह मन ही मन मुस्कुराया। मैं जाना, चूंकि आप देखना चाहते हैं तो कीमत। आहलोंग ने अनजाने में ही दरवाजा खोल दिया, ये सोचते हुए कि अगर ये तुच्छ संप्रदाय प्रमुख क्रोधित हो जाए तो क्या नुकसान है। उसने जितने भी गहन स्तर के बलवान पुरुषों को देखा था, उनकी गिनती 2 हाथों पर नहीं की जा सकती थी, और उनका गुरु भी गहन स्तर का था। आमतौर पर किसी भी स्थान पर उपहार और सामान देने आने वाले लोग दूर से ही कतार में खड़े हो जाते थे, लेकिन अब इस व्यक्ति को भी उन बेशर्म बुजुर्गों की तरह दिखावा करते देख तो फिर उसे निर्दयी होने के लिए दोष नहीं दिया जा सकता। मालिक। दरवाजा खोलते ही आहलोंग ने तुरंत कमरे के अंदर की ओर चिल्लाकर कहा। लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला गया, नीले धुएं का एक बादल तेजी से बाहर आया और एक हल्की हवा उसे उड़ा ले गई। यांग जोंगजियान ने उत्सुकता से बुदबुदाते हुए कहा, इतना धुआं क्यों है? हालांकि बिना और जांच किए आहलोंग और वह दोनों बगल वाले कमरे में चले गए। जब उन्होंने बिस्तर की ओर देखा तो उन्होंने यूमो को हेडबोर्ड से टेक लगाए हुए पाया। कभी पीले पड़े होठों में अब कुछ रंगत आ गई थी, वे जीवंत लग रहे थे। राक्षसी विष से गल चुका सीने का घाव अब ऐसा लग रहा था मानो त्वचा की एक परत उतर गई हो। अब वह डरावना या भयावह नहीं लग रहा था। यांग जोंगजियान ने आश्चर्य से धीरे से कहा, पंथ प्रमुख वेन के चिकित्सा कौशल वाकई बहुत प्रभावी हैं। ये भावना ऐसी थी मानो उसे कभी विश्वास ही नहीं था कि वेनपिंग यूमो को ठीक कर सकता है। उसने वेनपिंग को यूमो का इलाज करने के लिए केवल अंतिम उपाय के रूप में ही चुना था। शायद वेनपिंग की कम उम्र के कारण और चिकित्सा कौशल में सफलता प्राप्त करने के लिए 10-20 साल या यहाँ तक कि जीवन भर का संचय आवश्यक होता है। आहलोंग को दोबारा देखकर वह भी आश्चर्यचकित और प्रसन्न हो गया। हुआईकोंग ने भावुक होकर कहा और खुशी से भरे चेहरे के साथ बिस्तर की ओर तेजी से बढ़ते हुए अपने भाई की सावधानीपूर्वक जांच करते हुए बोला, अच्छा है कि तुम ठीक हो, बहुत अच्छी बात है। हे, यूमो ने धीरे से हंसते हुए कहा, हालांकि उसकी मुस्कान में उदासी का भाव अभी भी बरकरार था, लेकिन ये कुछ घंटों पहले जितना तीव्र नहीं था। उस छोटे भाई का शुक्रिया, सचमुच इस बार उन्हीं की बदौलत। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी कम उम्र में उनमें इतनी अद्भुत चिकित्सा क्षमता होगी। चीखते हुए नाग दानव का जहर पल भर में सुलझ गया। ईस्ट लेक में शायद ही ऐसी कुशलता बेजोड़ हो। निस्संदेह ईस्ट लेक में चीखते हुए सांप के दानव विष को दबाने में सक्षम लोग हैं, और वास्तव में ऐसे लोगों की संख्या काफ़ी अधिक है। लेकिन ये लोग विभिन्न शक्तियों के स्तंभ हैं, ईस्ट लेक में सभी से ऊपर पद और प्रतिष्ठा रखते हैं। इन जैसे एकांतप्रिय लोगों को आमतौर पर ऐसे लोगों से मिलने का मौका नहीं मिलता, यहाँ तक कि यूमो जैसे गहन क्षेत्र में प्रवेश कर चुके व्यक्ति के लिए भी उनसे मिलना मुश्किल होता है, जीवन बचाने की बात तो दूर की है। वे लोग शायद ही इतनी चिकित्सा कुशलता हासिल कर पाते कि किसी मरणासन व्यक्ति को मात्र 15 मिनट में जीवनदान दे सकें। भले ही वे ईस्ट लेक में सर्वश्रेष्ठ न हो, लेकिन उनके बराबर का कोई मिलना मुश्किल होगा। यूमो ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, उस युवक ने कहा कि मेरी किस्मत में मरना नहीं लिखा था। हाँ, ऐसा मैंने पहली बार सुना है। आवाज़ कमजोर लग रही थी, लेकिन उसमें पहले जैसी हताशा नहीं थी। अब तबीयत कैसी है आपकी? उस चिकित्सक ने मुझे उस राक्षसी जहर को दबाने में मदद की, अब जीना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यह अच्छा है। हुआईकोंग ने तुरंत खुशी और प्रशंसा व्यक्त की, फिर अपने बगल में बैठे आहलोंग को घूरते हुए कहा, मुझे सच में नहीं पता तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। अब तुमने बिना किसी कारण के एक दिव्य डॉक्टर को नाराज कर दिया है। आहलोंग बहस करना चाहता था, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। इसी क्षण अचानक एक परिवर्तन हुआ। यूमो की पहले से स्थिर सांसें अचानक कांपने लगी। उसने अपने हाथों से चादर को कसकर पकड़ लिया और अपना सिर उठाकर अचानक चीखने लगा। इस चीख के साथ ही यूमो की सांसें बेहद अनियमित हो गईं। अगर पहले यूमो एक शांत तालाब की तरह था, तो अब वह उथल पुथल के बाद उबलते पानी की तरह था। उबलता हुआ, उत्तेजित। भाइयों, क्या हुआ?
हुआईकोंग ने तुरंत यूमो के शरीर को पकड़ लिया और नीचे देखने पर उसे एक अविश्वसनीय दृश्य दिखाई दिया। उसकी छाती पर लगे घाव से वास्तव में हरे रंग का तरल पदार्थ रिस रहा था, जिससे घाव के आसपास की त्वचा एक बार फिर गलने लगी थी। पलक झपकते ही वह जलकर काला हो गया। हुआईकोंग ने तुरंत चिल्लाकर कहा, भाई यांग, जल्दी से संप्रदाय प्रमुख वेन को बुलाओ। यांग जोंगजियान ने सिर हिलाया और जल्दी से बगल वाले कमरे से बाहर भाग गया। दौड़ते समय उसका मोटा शरीर लड़खड़ा रहा था, ऐसा लग रहा था मानो वह किसी भी क्षण गिर जाएगा। जब उसने पत्थर के दरवाजे की ओर स्थिर रूप से बढ़ते हुए वेनपिंग को देखा तो उसका चेहरा बदल गया और उसने जल्दी से चिल्लाकर कहा, संप्रदाय प्रमुख वेन एल्डर यून, कृपया रुकिए। चैप्टर 53 जीवन रक्षक 10,000 सोने के सिक्के। कृपया अनुशंसा करें और बुकमार्क करें। यांग जोंगजियान चिल्लाया, लेकिन वेनपिंग का रुकने का कोई इरादा नहीं था। क्या आपको देखना पसंद नहीं है? क्या आपने अब काफ़ी देख लिया है? उसने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी और यहाँ तक कि बड़ी खिड़कियों को भी सील करने के लिए चीज़ों का इस्तेमाल किया ताकि लाइव सिगार का धुआं कमरे के अंदर ही फंसा रहे। इस तरह उसे लगातार कश लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह एक सिगार केवल अस्थायी रूप से ही इस समस्या को दबा सकता था। इसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए उसे कम से कम 50 सिगारों की आवश्यकता थी। जैसे ही दरवाजा खुलता है, हरा धुआं छंट जाता है, जिससे उसकी मात्रा आधी हो जाती है, जो राक्षसी जहर को अस्थायी रूप से दबाने के लिए पर्याप्त थी। रोग का दोबारा उभरना कुछ ही क्षणों की बात होगी। ये देखकर कि वह वेनपिंग को रोक नहीं सकता, यांग जोंगजियान ने जल्दी से कुछ कदम बढ़ाए और वेनपिंग की ओर दौड़ पड़ा। पंथ के नेता वेन, हमें बचाओ। कुलपति यांग, क्या आपने इतनी जल्दी देखना समाप्त कर दिया? पंथ के नेता वेन, मेरा भाई अचानक बिना किसी कारण के पागल हो गया है, कृपया जल्दी जाकर देखें। माफ़ कीजिए कबीले के मुखिया यांग, मैं चिकित्सक नहीं हूँ। पंथ के नेता वेन, हमसे गलती हुई। हमें आपकी सलाह सुने बिना अंदर नहीं जाना चाहिए था। कृपया वापस जाकर एक बार फिर देख लीजिए। मेरा भाई अब बिल्कुल वैसा ही है जैसा वह यहाँ आने से पहले था, शायद वह ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेगा। तो क्या हुआ? इससे मेरा क्या लेना देना है? वेनपिंग के बोलते ही वह वहाँ से जाने ही वाला था। हालांकि तभी हुआईकोंग कुछ गंभीर चेहरे के साथ बाहर आया। उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि दरवाजा खोलते ही क्या निकला था। क्या वह वही धुआं नहीं था जो वेनपिंग ने अपने भाई की नाक में फूंका था? वह धुआं ही राक्षसी विष को दबाने की कुंजी था। लेकिन उन्होंने खुद ही दरवाजा खोलकर धुआं बाहर निकलने दिया और हवा का संचार बनाए रखने के लिए दरवाजा खुला ही रखा। पंथ के नेता वेन, आपकी जो भी शर्त हो बताइए। बेशक एलॉन का ऐसा करना गलत था, लेकिन वह मेरे भाई को लेकर चिंतित था। मुझे उम्मीद है कि मेरे भाई की दयनीय स्थिति को देखते हुए आप नरमी बरतेंगे। स्थिति? वेनपिंग ने मन ही मन खुशी से मुस्कुरा दिया। यही वह क्षण था जिसका वह इंतजार कर रहा था। आपको देखना अच्छा लगता है, लेकिन देखने के बाद इसकी कीमत बहुत अधिक होती है। चौथा सिगार 10,000 का है। तो फिर पांचवें के बारे में क्या? वरिष्ठ दानव रसोई, क्या आपको याद है मैंने क्या कहा था? अगली बार मुफ्त नहीं होगा। ये सिर्फ धन का मामला नहीं है। सच कहूं तो मेरे पास अब एक भी सिगार नहीं बचा है, लेकिन मेरे बड़े भाई के पास एक और है, बिल्कुल आखिरी। एल्डर यून। हुआईकोंग ने तुरंत युन लियाओ की ओर देखा। युन लियाओ ने कोई जवाब नहीं दिया। वह वेनपिंग की योजना जानना चाहता था, लेकिन जब उसने चौथे सिगार की कीमत एक सोने के सिक्के के बारे में सोचा तो उसे यह जानने की उत्सुकता हुई कि पांचवें सिगार की कीमत कितनी होगी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि संप्रदाय के नेता को पहले संदेह होने पर गुस्सा नहीं आया। आखिर यह योजना ही निकली। वेनपिंग ने कहा, 1,00,000 सोने के सिक्के? क्या? कमरे के दरवाजे पर खड़े एलॉन के चेहरे के भाव में अचानक बदलाव आ गया। बाकी दोनों के चेहरे भी कुछ गंभीर लग रहे थे, क्योंकि 1,00,000 सोने की रकम उनके लिए बहुत बड़ी थी। हाल के दिनों में उन्होंने बैफेंग पवेलियन में 50 सोने के एक पकवान से काफ़ी कमाई की थी, लेकिन कुल मिलाकर यह रकम मुश्किल से 10,000 सोने से थोड़ी ही ज़्यादा थी। ये वेनपिंग की मांग का मात्र 10वां हिस्सा था और उसकी सामान्य कमाई लगभग यात्रा में ही खर्च हो जाती थी। इतनी रकम जुटाना नामुमकिन था। यांग परिवार की बात करें तो उसका जिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। उनके बड़े पारिवारिक कारोबार के बावजूद अगर वे अपनी सारी संपत्ति बेच भी दे तो भी उनकी कमाई मुश्किल से 1,00,000 सोने के सिक्के ही होगी। किसी को बोलते हुए न देखकर वेनपिंग मुड़ गया और यह कहते हुए चला गया, अच्छी तरह सोच विचार करने के बाद अमर संप्रदाय में आकर मुझसे मिल लेना। यह संप्रदाय प्रमुख वेन, 1,00,000 सोने के सिक्के भी। यांग जोंगजियान ने जल्दी से वेनपिंग को रोकते हुए कहा, संप्रदाय प्रमुख वेन, क्या ये कम हो सकता है? 20,000 सोने के सिक्के कैसे रहेंगे? मैं अभी प्रबंधक से सोने के टिकट मंगवा सकता हूँ। मैंने कहा, एक बार अंदर जाने के बाद ये सिर्फ दौलत की बात नहीं है। कीमत तय है, या तो इसे खरीदो या भूल जाओ। पंथ प्रमुख वेन, हमारे पास वास्तव में 1,00,000 सोने के सिक्के जुटाने की क्षमता नहीं है, लेकिन अगर पंथ प्रमुख वेन मदद करने को तैयार हैं तो मेरा मित्र पहले से ही गहन क्षेत्र का है और वह कृतघ्न होने वाला नहीं है। वह भविष्य में पंथ प्रमुख वेन की मदद अवश्य कर सकेगा।
गहन लोक से आया एक सहायक। वेनपिंग ने अपना सिर उठाया और मुस्कुराया। प्रलोभन वाकई काफी बड़ा था, लेकिन 1 लाख सोने के सिक्कों का लालच उससे भी कहीं अधिक था। मुझे खेद है, लेकिन मुझे प्रोफाउंड की मदद की क्या जरूरत है? काओशान संप्रदाय जो। वेनपिंग ने यांग जोंगजियान की बात काटते हुए कहा, काओशान संप्रदाय को रात में आकर कोशिश करने दो और उन सभी को दुष्ट आत्मा योद्धा को खिला दो। हालांकि ये वाक्य कुछ ज्यादा ही आडंबरपूर्ण लग रहा था। आखिरकार वह एक विनम्र व्यक्ति थे जिन्हें दिखावा करना पसंद नहीं था। अचानक उसके बगल में खड़े होकर ए लॉन्ग ने कहा, पंत प्रमुख वेन, यदि आपको मेरे गुरु के घायल होने की परवाह नहीं है तो मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जब तक आप मेरे गुरु को बचाने के लिए तैयार हैं, मैं आपके लिए सभी बाधाओं और शत्रुओं को दूर करने के लिए तैयार हूँ, चाहे वे पुरुष हों या महिला, और मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आपको कोई दुष्परिणाम न भुगतना पड़े। जड़ से उखाड़ फेंकने का अर्थ है पूरे परिवार का नाश कर देना। ये सुनकर वेनपिंग ने ए लॉन्ग को और करीब से देखने से खुद को रोक नहीं पाया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके सामने खड़ा युवक, जो उनसे कुछ ही साल बड़ा लग रहा था, इतने कठोर और भयावह शब्द बोलेगा। वेनपिंग खुद को इस दुनिया में 18 साल का मानता था और उसने अपने पिछले जीवन की पवित्र माता वाली मानसिकता को पूरी तरह से त्याग दिया था। अब दुश्मनों को मारना उसके लिए गलत नहीं था। फिर भी वह ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, और न ही वह ये कल्पना कर सकता था कि कोई अपने प्रियजन के लिए किसी पूरे अनजान परिवार को खत्म कर देगा। ये स्पष्ट था कि वह यूमो की बहुत परवाह करता था, लेकिन इसी परवाह के कारण उसका व्यक्तित्व चरम सीमा पर पहुंच गया था। पूरे परिवार को खत्म करने की बात सुनना वाकई भयावह था। वेनपिंग ने उसकी बातों का जवाब न देने का विकल्प चुना। वह ऐसे व्यक्ति से निपटना नहीं चाहता था, क्योंकि वह अतिवादी व्यक्तियों के साथ बातचीत करना पसंद नहीं करता था। फिर उसने यांग जोंगजियान की ओर मुड़कर कहा, कुलपति यांग, मैं अब भी अपने रुख पर कायम हूँ। 1 लाख सोने के सिक्के। अगर आप इसे नहीं दे सकते तो रहने दीजिए। मैं शुरू से ही नहीं चाहता था कि आप इसमें शामिल हों, लेकिन आपने जिद की। परोपकार का कोई मोल नहीं होता, फिर भी उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। वेनपिंग ने युन लियाओ द्वारा दी गई लाइफ सिगार को हिलाया। जैसे ही वेनपिंग का हाथ हिला, यांग जोंगजियान और अन्य लोगों के चेहरे के भाव कुछ हद तक अप्रिय हो गए। यूमो को बचाने का तरीका उनके सामने ही था, फिर भी वे उसे समझ नहीं पाए। 1 लाख सोने के सिक्के बहुत ज्यादा थे। उसी क्षण दालान की उस दिशा से एक भयंकर गाली सुनाई दी, जहां आर्लॉन ने वेनपिंग को उसकी बात अनसुनी करते हुए और 1 लाख सोने के सिक्कों की कीमत पर अड़े रहते हुए देखकर अंततः क्रोध में विस्फोट कर दिया। वेन, अगर तुम इस स्थिति का फायदा उठाना चाहते हो तो मुझे निर्दयी होने के लिए दोष मत देना। सिगार मुझे सौंप दो, वरना मौत। कदम। आर्लॉन्ग आगे बढ़ा, उसका पैर पत्थर की टाइल पर पड़ा, जिससे उसकी गति अचानक बढ़ गई और एक बार फिर पूरा आंगन अशांत हो गया। आर्लॉन्ग। हुआइकॉन्ग ने आवाज लगाई, लेकिन आर्लॉन्ग ने सपाट लहजे में जवाब दिया, वरिष्ठ हुआइकॉन्ग, मुझे सिगार लेने दीजिए। जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, उसके हाथों में गर्मी की एक लहर दौड़ गई, जो फिर नीले पत्थर की पटिया पर जा टकराए। टकराना। एक ही मुक्के से जमीन में दरार पड़ गई और वह कांप उठी, जिसके बाद वेनपिंग के पैरों के नीचे से अचानक एक शंकु के आकार का नुकीला ढांचा उठ खड़ा हुआ। इससे बच निकलने के बाद वेनपिंग ने मन ही मन सोचा, मेरा अनुमान बिल्कुल सही था। एक अतिवादी व्यक्तित्व अतिवादी कार्यों को जन्म देता है, कभी कभी तो मूर्खतापूर्ण कार्यों को भी। ऐसा लगता है कि यहाँ केवल वही यूमो को बचा सकता था। इसके बाद वेनपिंग ने धीरे से युन लियाओ को पुकारा, एल्डर युन, अब आपकी बारी है। युन मो ने सिर हिलाया, वहीं खड़ा रहा, अपनी निगाहें पास ही खड़े अरलॉन पर टिकाए रखीं और फिर गुस्से से चिल्लाया। ध्वनि तरंग तुरंत आंगन में फैल गई, जिसमें अजगर की दहाड़ की हल्की सी झलक थी, जिससे आसपास के लोग लगभग बेहोश हो गए। यहाँ तक कि हुआइकॉन्ग, जिसका स्तर निम्न नहीं था, भी पीला पड़ गया। उसने कुछ देर के लिए अपने कान ढांक लिए, फिर किसी तरह चक्कर आने की स्थिति से बाहर निकलने में कामयाब हुआ। जब सबने अपनी आंखें खोलीं तो उन्होंने देखा कि उनके नीचे मौजूद 1 इंच मोटी नीली पत्थर की परत पूरी तरह से टूट चुकी थी और एक ही कदम में चूर चूर हो गई। 13वें स्तर की नस तकनीक का उस्ताद। आर्लॉन्ग ने अपना सिर हिलाया, अपने दिमाग में चल रहे चक्कर को सहन करते हुए दृढ़ता से खड़ा रहा, लेकिन उसके चेहरे पर बेहद बदसूरत भाव थे। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि यहाँ उनका सामना एक ऐसे साधक से होगा जिसने नस तकनीक के 13वें स्तर में महारत हासिल कर ली हो। कैंगवू शहर के बाहर बड़े परिवारों या तृतीय स्तरीय संप्रदायों में भी 13वें स्तर की नस तकनीक का अभ्यास करने में सक्षम साधक मिलना दुर्लभ है। कुछ उदार परिवारों में ऐसे साधक हो सकते हैं, लेकिन उनकी संख्या भी बहुत कम है। हालांकि यह इतना दुर्लभ है, फिर भी उसे यहाँ एक ऐसा प्राणी मिला जो एक रहस्यमय ध्वनि तरंग नस कौशल का अभ्यास कर रहा था। ऐसी तकनीक का सामना नश्वर क्षमताओं के साथ करना पत्थर पर अंडा मारने जैसा था। इस साउंड वेव वेन स्किल का सामना करने की बात तो छोड़ ही दीजिए, ध्वनि सर्वव्यापी है, भला इससे कैसे बचा जा सकता है? क्या तुम अब भी लड़ना चाहते हो? मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। आप श्रेष्ठ हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप नस तकनीक का अभ्यास करते हैं। अमर संप्रदाय वास्तव में उदार है।
जब उसने यह अंतिम वाक्य कहा तो अरलोन की आवाज़ आक्रोश से भरी हुई थी। उसका गुस्सा अपनी बदकिस्मती के कारण था, क्योंकि अगर यह एक साधारण बॉडी रिफाइनमेंट 13 होता तो वह आज उन सभी को मार डालता। अपने स्वामी को बचाने में कोई समस्या नहीं होती। जैसे ही आर्लोन असहाय होकर पीछे हटते हुए गलियारे में प्रवेश करने ही वाला था, तभी अंदर से कदमों की धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज़ सुनाई दी। ध्वनि की तेज आवाज़ से बंद हुआ दरवाज़ा अचानक फिर से खुल गया। बूम! दरवाजे के फ्रेम को अचानक किसी चीज़ ने पकड़ लिया। एक झुकी हुई आकृति दिखाई दी, जिसका एक हाथ दरवाजे के फ्रेम को पकड़े हुए था और दूसरे हाथ से उसका घुटना टिका हुआ था। वह यूमो थी। यूमो का चेहरा पीला पड़ गया था, मानो वह किसी दीर्घकालिक बीमारी से पीड़ित बीमार व्यक्ति हो। उसमें किसी उच्च कोटि के स्वामी के प्रभुत्वशाली व्यक्तित्व का अभाव था। अभी अभी जो कुछ भी हुआ था वह सब उसने सुन लिया था। उसने वेनपिंग को निर्दयी होने के लिए दोषी नहीं ठहराया, बल्कि अपनी बदकिस्मती को ही दोष दिया। हालांकि वेनपिंग द्वारा मांगी गई कीमत वास्तव में बहुत अधिक थी, लेकिन यह निर्विवाद था कि वेनपिंग के पास असाधारण चिकित्सा कौशल थे। 1 लाख सोने के सिक्के मैं दे दूंगा, यूमो ने बेहद धीमी आवाज में चिल्लाया, और इन 5 शब्दों को बोलने के बाद वह तुरंत मुरझा गया। ऐसा प्रतीत हुआ मानो उस एक वाक्य ने उसके जीवन की आधी शक्ति समाप्त कर दी हो। अनिच्छा से ही सही, अरलोन ने कहा, मेरे स्वामी, वह इस स्थिति का फायदा उठा रहा है। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद यूमो ने फिर कहा, अरलोन, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। जीवन के बिना सोने के टिकटों का क्या उद्देश्य है? चैप्टर 54 अमर संप्रदाय में शामिल हों, सिफारिश टिकटों, पसंदीदा के लिए अनुरोध। अलोन ने तुरंत जवाब दिया, महोदय, हालांकि आपका जीवन निश्चित रूप से 1 लाख सोने से कहीं अधिक मूल्यवान है, लेकिन हमें 1 लाख सोना कहाँ से मिलेगा? हमारे पास मुश्किल से 10,000 सोना है, जो एक अंश के लिए ही पर्याप्त है। यूमो ने कोई जवाब नहीं दिया। शायद वह अकेले के सवालों का जवाब देने को तैयार नहीं थी, या शायद ऐसा करने में असमर्थ थी। दरवाजे के फ्रेम को सहारा दे रहा उसका हाथ अचानक नीचे गिर गया। उसका शरीर दरवाजे के तख्ते से टिक गया और वह धीरे धीरे जमीन पर बैठ गया। उसकी पीठ दरवाजे से लगी हुई थी। उसने अपनी छाती पर नजर डाली। अपने घाव को सीधे देखने में असमर्थ, उसने अपनी नज़र अपने हाथ पर टिका दी। दर्द से कांपते अपने हाथ पर एक नज़र डालने के बाद उसने आखिरकार एक कड़वी मुस्कान को मजबूर किया, और उसकी निगाहें यांग जोंगजियान पर टिक गईं। यांग जोंगजियान ने जल्दी से कहा, भाई यू, मुझमें भी वह क्षमता नहीं है। नहीं, मैं आपसे कुछ करने के लिए कहना चाहता हूँ। कृपया, भाई यू, मेरे पास एक तलवार बनाने की विधि है। ये पीले स्तर की निम्न श्रेणी की नस तकनीक है। क्या आप इसे जल्द से जल्द बेचने में मेरी मदद कर सकते हैं? नस तकनीक बेचो? यांग जोंगजियान चौंक गया। उसका दिमाग सुन्न हो गया। वह जानता था कि यूमो अपनी जान बचाने के लिए अपनी संपत्ति बेचने का इरादा रखता है। हालांकि उसे व्यक्तिगत रूप से ऐसी परिस्थितियां देखना पसंद नहीं था, क्योंकि नस तकनीकें अमूल्य वस्तुएं हैं जो शायद ही कभी बेची जाती हैं और व्यावसायिक लेन देन में शायद ही कभी देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर किसी प्रमुख गुट का कोई शक्तिशाली क्षेत्र होता तो वे निश्चित रूप से उसे नष्ट कर सकते थे, भले ही उनके पास 1 लाख सोने के सिक्के हों। 10,000 सोने के सिक्कों वाला एक अकेला साहसी व्यक्ति तो पहले से ही भाग्यशाली माना जाता है। नस तकनीक को बेचना ही यूमो के लिए एकमात्र रास्ता प्रतीत हो रहा था। मैं समझ गया। मैं आज रात ही सबको बता दूंगा और परसों तक इसे बेच दूंगा। धन्यवाद। इसके बाद यूमो ने वेनपिंग पर नजर डाली और कहा, छोटे भाई, क्या हम किसी सौदे पर चर्चा करें? वेनपिंग मुस्कुराया और बोला, 1 लाख सोने के सिक्के, यह एक तय कीमत है। अगर आप मोलभाव करना चाहते हैं तो आगे चर्चा की कोई जरूरत नहीं है। मैं, यूमो, पैसे बचाने वाला व्यक्ति नहीं हूं। इस तलवार के सूत्र को आसानी से 1 लाख सोने से अधिक में बेचा जा सकता है, जो आपको भुगतान करने के लिए पर्याप्त से अधिक है। हालांकि मैं आपसे एक और भी बड़े सौदे पर चर्चा करना चाहता हूं। कृपया आगे जाएं, मेरी मदद करो और मेरे शरीर से चीखते हुए नाग दानव का जहर पूरी तरह से निकाल दो, और नस तकनीक की बिक्री से मिलने वाला सारा पैसा, जिसमें मेरे पास मौजूद 10,000 सोने के सिक्के भी शामिल हैं, तुम्हें मिल जाएगा। क्या तुम ये सौदा स्वीकार करोगे? सौदा? इसके बाद यूमो ने अपने बगल में खड़े व्यक्ति की ओर देखा और कहा, अकेले मुझे गोल्ड टिकट दे दो। हाँ, अनिच्छा से ही सही, अलोन ने अपने पास मौजूद सोने के टिकट वेनपिंग को सौंप दिए। वेनपिंग को सोने के टिकट मिलने के बाद उसने सिगार जलाया और कहा, महोदय, इसे अपने मुंह में रखें, मुंह से सांस लें और नाक से सांस छोड़ें। पूरी तरह जल जाने पर आपका राक्षसी विष अपने आप दब जाएगा। मुझे कुछ और काम है, इसलिए मैं अभी चलता हूँ। आप आज रात सीधे अमर संप्रदाय में आ सकते हैं। मैं आज रात आऊँगा। यूमो ने सिर हिलाया। दोनों की बातचीत आगे नहीं बढ़ी और वेनपिंग युन लियाओ के साथ सीधे यान परिवार के घर से निकल गए। सड़क पर चलते हुए युन लियाओ चुप रहे, इधर उधर नहीं देखा। फिर भी वहां से गुजर रही महिलाएं उन्हें दोबारा देखने से खुद को रोक नहीं पाईं। ऐसे व्यक्ति के बगल में चलते हुए वेनपिंग को वास्तव में कोई दबाव महसूस नहीं हुआ, क्योंकि सुंदर होना हमेशा से ही उनकी पहचान रही है।
बाजार में घूमने के बाद युन लियाओ ने आखिरकार कहा, पंत प्रमुख, क्या आपको डर नहीं लगता कि गहन क्षेत्र को बाद में पछतावा हो सकता है? साथ ही उसे अमर संप्रदाय में आने देना, जहां गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र जैसी व्यवस्था है, क्या आपको मुसीबत को न्योता देने का डर नहीं लगता? आखिरकार पूछने से खुद को रोक नहीं पाया। वेनपिंग हंसते हुए बोला, डरने की क्या बात है? जहर का असर पूरी तरह खत्म होने से पहले उसकी शक्ति ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी रिफाइनमेंट के 12/13 स्तर तक ही पहुंचती है। तुम आसानी से उससे निपट सकते हो। ज़रूरत पड़ने पर मैं हाहा को भेज सकता हूं, लेकिन अगर वह अपनी गहन क्षेत्र की शक्ति पुनः प्राप्त कर लेता है तो फिर क्या होगा? अपनी सत्ता वापस पाने में उन्हें लंबा समय लगेगा। वेनपिंग खिलखिलाकर हंसा। युन लियाओ क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। उसे वेनपिंग के शब्दों में छिपा मजाक समझ नहीं आया। लेकिन कुछ देर सोचने के बाद युन लियाओ को एक गहरी साजिश का आभास हुआ। अचानक उसे एहसास हुआ कि उसने संप्रदाय के नेता से उनकी जीवन सिगार नहीं मांगी थी, बल्कि उसने अभी अभी गहन क्षेत्र के विशेषज्ञ को जो सिगार सौंपी थी वह वास्तव में वेनपिंग की थी। लेकिन जब तक उसने पीछा करने की कोशिश की तब तक वेनपिंग काफ़ी दूर जा चुकी थी। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, वेनपिंग ने अपना खाना खत्म कर लिया और पाचन के लिए चौक में कुछ कदम दौड़ने का इरादा किया। तभी उम्मीद के मुताबिक यूमो आ गई। यूमो के साथ हुआईकोंग, यांग परिवार के मुखिया यांग जोंगजियान और यूमो को ले जा रहे 4 नौकर थे। चारों नौकर साधारण लोग थे जो 100 पाउंड से अधिक वजन वाले व्यक्ति को अनगिनत सीढ़ियां चढ़ा रहे थे और हाँफते हुए कुत्ते की तरह थककर चूर हो गए थे। उनके गले के पट्टे पूरी तरह भीग चुके थे। कोई भी कल्पना कर सकता है कि उन्होंने अपने मन में पहले ही तय कर लिया था कि अगर उन्हें फिर से सुअर के बाड़े साफ करने के लिए भी कहा जाए तो भी वे इस यूनलान पर्वत पर नहीं चढ़ेंगे। वेनपिंग ने पूछा, आप भी क्यों आए हैं दानव शेफ सीनियर? नहीं, मेरे भाई को देखभाल की जरूरत है। पहले तो वह यूमो के बारे में अपनी चिंता जाहिर करना चाहता था, लेकिन यह समझते हुए कि इससे वेनपिंग पर शक जाहिर होगा, उसने तुरंत अपना इरादा बदल दिया। उसने बस इतना कहा कि यूमो को देखभाल की जरूरत है, इसलिए वह पहाड़ पर चढ़ गया। तो मेरे पीछे आओ, याद रखना इधर उधर मत भटकना, मेरे पास यहाँ कुत्ते हैं। इतना कहकर वेनपिंग समूह को छात्रावास की ओर ले गया। रास्ते में उनकी मुलाकात हुआई और अन्य लोगों से हुई। पालक पिता दोनों ने एक साथ चीख मारी, फिर तेजी से आगे बढ़े, वेनपिंग को प्रणाम किया और अपने रिश्तेदारों से बातचीत करने लगे। लेकिन जब हुआईकोंग ने यांग लेले को देखा तो उसके चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। उसे याद आया कि यांग जोंगजियान ने उससे कहा था कि यांग लेले ने मात्र 1 महीने में ही शरीर परिष्करण की 5वीं परत प्राप्त कर ली थी। उसके कितने समय बाद उसने 6ठी परत प्राप्त कर ली थी? 15 वर्ष की आयु पूरी होने के ठीक 1 महीने बाद रेल ने शरीर परिष्करण की 6ठी परत प्राप्त कर ली। यह लेले, तुम्हारी प्रतिभा वाकई बहुत प्रभावशाली है, तुम भविष्य में बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करोगी। हुआईकोंग ने प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। क्या? यांग लेले ने हैरानी से अपना सिर खुजाया और कुछ उलझन भरी नज़रों से हुआईकोंग की ओर देखा। ईस्ट लेक में बॉडी रिफाइनिंग के 6ठे स्तर पर 15 वर्ष की आयु में 100 संप्रदायों के गठबंधन में केवल ऐसे प्रतिभाशाली लोग ही पाए जाते हैं। अगर यह बात फैलती है तो गहन क्षेत्र के कई विशेषज्ञ आपको शिष्य बनाने के लिए होड़ करेंगे। आपका भविष्य उज्ज्वल है। हुआईकोंग की बातें सुनकर यांग जोंगजियान ने यांग लेले को कई बार देखा। उसकी साधना इतनी उच्च नहीं थी कि वह यांग लेले के स्तर को समझ सके, लेकिन उसे हुआईकोंग की बातों पर भरोसा था और उसने यांग लेले के कंधे पर थपथपाए बिना नहीं रह सका। इस थपथपाहट में एक पिता की अपने बेटे से अपेक्षा और उसके प्रति प्रेम दोनों निहित थे। यांग परिवार के उत्तराधिकारी आ गए हैं। यांग लेले को एक अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई जिससे उन्हें यह समझ में आया कि हुआईकोंग का महान कार्य करने का क्या अर्थ था। लेकिन उन्होंने न तो कोई जवाब दिया और न ही विनम्रता भरे शब्द कहे। उन्हें यह समझ आ गया था कि उनकी 90% उपलब्धियां अमर संप्रदाय में रहने के कारण थीं। यदि वह बाहर खेती कर रहा होता तो उसकी प्रगति में कम से कम 6 महीने और लग जाते। इतना ही नहीं, ये भी कहना जरूरी है कि गहन लोक के विशेषज्ञ उसे शिष्य बनाने के लिए आ सकते हैं, और अगर वे सचमुच ऐसा करते भी हैं तो भी वह उनके साथ नहीं जाएगा। फिर हुआ ये था, जो अनजाने में यूमो के बगल में खड़ा था, एक हाथ से यूमो का ठंडा हाथ पकड़े हुए पूछ रहा था, अंकल यू, क्या हुआ? लिटिल लीफ, ये तो बस एक मामूली सी बात है, यूमो ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। दोनों के बीच बातचीत के दौरान वे अनजाने में जंगल के रास्ते से होते हुए छात्रावास क्षेत्र के सामने रुक गए। छात्रावास के आसपास का मनमोहक दृश्य देखकर हर कोई सचमुच हैरान रह गया। खासकर स्विमिंग पूल की व्यवस्था तो मानो स्वर्ग की रचना थी। हुआईकोंग इतना प्रभावित नहीं हुआ क्योंकि वह कई पहाड़ों और जलमार्गों को पार कर चुका था और बहुत कुछ देख भी चुका था। लेकिन यांग जोंगजियान अलग था। चलते चलते वह आश्चर्यचकित रह गया, यह महसूस करते हुए कि 2 सितारा संप्रदाय की नींव वास्तव में अलग है। कम से कम जब उन्होंने काओशान संप्रदाय का दौरा किया तब तो उन्हें ऐसा दृश्य देखने को नहीं मिला।
इस समय वेनपिंग रुका और समूह को लकड़ी के पुल पर रुकने के लिए कहा। फिर उसने कहा, वरिष्ठ दानव रसोइया, यान कबीले के नेता, कृपया थोड़ी देर यहीं रुकें। ले एल्डर यू को लेकर मेरे पीछे अंदर आएगी। यह यांग जोंगजियान और हुआईकॉन्ग दोनों अवाक रह गए, ये सोचकर कि उन्हें प्रवेश क्यों नहीं दिया गया। जैसे ही वे कुछ बोलने वाले थे, वेनपिंग पहले ही लकड़ी के पुल पर कदम रख चुकी थी और पीछे मुड़े बिना चली गई। यांग लेले उनके पीछे पीछे चल रही थी। ये देखकर हुआई ये ने तुरंत समझाया, पालक पिता, चाचा यांग, ये छात्रावास क्षेत्र है। यहाँ केवल अमर संप्रदाय के शिष्यों को ही प्रवेश की अनुमति है और अमर संप्रदाय के सदस्यों को भी प्रतिदिन 50 सोने के सिक्के देने होंगे। चैप्टर 55 ट्रायल ग्राउंड का रूपांतरण पूरा हो गया है। कृपया टिकटों को बुकमार्क करें और अनुशंसा करें। हम प्रतिदिन 50 सोने के सिक्के। यांग जोंगजियान और हुआईकॉन्ग दोनों ने आश्चर्य से अपना सिर घुमाया और आश्चर्य और संदेह के मिले जुले भाव से हुआई ये की ओर देखा। उनके लिए सोने के सिक्के कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन सोने के लिए जगह के हिसाब से प्रति रात 50 सोने के सिक्के खर्च करना सरासर अनुचित था। पूर्वी झील के चारों ओर यात्रा कर चुके हुआई ये ने भी कभी ऐसा आलीशान सराय नहीं देखा था। हुआई ये ने उनके भाव देखे, बेबसी से मुस्कुराए और कुछ भी समझाने की जहमत नहीं उठाई। उसने वेनपिंग से वादा किया था कि वह छात्रावास के रहस्यों को किसी को नहीं बताएगी, वरना हाहा उसे पकड़ने के लिए निकल पड़ेगा। तभी दूर से एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। वूफ वूफ। रसोई की रखवाली कर रहा हाहा अचानक जंगल से निकला और सीधे लकड़ी के पुल की ओर दौड़ पड़ा। लकड़ी के पुल के सामने खड़े होकर वह छात्रावास क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एलॉन पर उन्मादपूर्वक भौंका, मानो कह रहा हो, अगर तुम आगे बढ़े तो मैं तुम्हें काट लूंगा। मुझे मत रोको, बेवकूफ कुत्ते। ये कहते हुए एलॉन ने लात मारने के इरादे से अपना पैर उठाया। हुआई ये तेजी से दौड़कर एलॉन के उठे हुए दाहिने पैर को रोकने के लिए आगे बढ़ी और बोली, एलॉन, तुम क्या कर रहे हो? इससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं। ये सुनकर हुआई ये ने धीरे से अपना पैर एक तरफ हटा लिया। अब वह एलॉन की हरकत को नहीं रोक रही थी और बोली, जब तक तुम खुश हो आगे बढ़ो, लेकिन जब चीजें गलत हों तो मुझे चेतावनी न देने के लिए दोष मत देना। हम्फ। ये सुनकर एलॉन के मन में तुरंत युन लियाओ का चेहरा उभर आया। वह एक पल के लिए हिचकिचाया और पीछे हटने का फैसला किया। हालांकि कुत्ते के भौंकने से उसे चिढ़ हो रही थी और उसे जान से मार डालने की तीव्र इच्छा हो रही थी, लेकिन कुत्ते को मारने से पहले मालिक के बारे में सोचना जरूरी था। आखिरकार यह अमर संप्रदाय था, कांगवू शहर नहीं। एलॉन के पीछे हटने के बाद हुआई ये ने बेपरवाही से कहा, एलॉन, तुमने अभी तक मुझे धन्यवाद नहीं दिया है। मुझे आपका धन्यवाद क्यों करना चाहिए? क्योंकि मैंने अभी अभी तुम्हारी जान बचाई है। बेतुका है, मैं यहाँ बिना किसी चोट के खड़ा हूँ, मेरी जान बचाने का दावा कहाँ से आ रहा है? एलॉन हल्के से मुस्कुराया और बैठने के लिए एक पत्थर ढूंढने लगा। अंदर जाने में असमर्थ होने के कारण वह खड़े होकर इंतजार नहीं करना चाहता था। हुआई ये ने गहरी मुस्कान के साथ कहा, अगर तुमने अभी लात मारी होती तो चाचा भी तुम्हें नहीं बचा पाते। शरीर परिष्करण के 13वें स्तर पर जिस आखिरी साधक ने लात मारी थी, वह 60 सांसों के बाद मर गया था। सचमुच? नकली? एलॉन ने तुरंत माउंटेन डॉग हाहा की ओर मुड़कर देखा, लेकिन चाहे वह किसी भी तरह से देखे, वह एक साधारण कुत्ते जैसा ही लग रहा था। लेकिन वह हुआई ये को सालों से जानता था और वह मजाक करने वाली इंसान नहीं थी। कम से कम उसने कभी उससे मजाक नहीं किया था। हालांकि वह दूसरों से मजाक करती थी या नहीं, ये पता नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि यह कुत्ता एक विकृत रूप वाला महान दानव हो? ये सोचते ही एलॉन को तुरंत पसीना आ गया। सौभाग्य से उसने अभी तक लात नहीं मारी थी। अगर उसने ऐसा किया होता तो क्या इससे भारी गड़बड़ी नहीं हो जाती? हुआई ये की बातें सुनकर हुआईकॉन्ग और यांग जोंगजियान भी आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने अपनी निगाहें माउंटेन डॉग हाहा की ओर घुमाईं। असाधारण प्रतिभा से संपन्न दानव जाति के ताओटी ने एक नज़र डालते ही गर्माहट का एहसास किया और तुरंत अपनी दृष्टि वापस ले ली। ये कुत्ता सचमुच असाधारण है। यांग जोंगजियान ने बगल में खड़े होकर पूछा, छोटे ये, क्या इस कुत्ते ने सचमुच 60 सांसों के भीतर शरीर परिष्करण के 13वें स्तर के एक साधक को मार डाला? हाँ, उसका नाम यांग हुआ था। वो शरीर परिष्करण के 8वें स्तर पर एक समूह लेकर आया था, लेकिन लात मारने के कारण सभी 60 सांसों के भीतर मर गए। अगले दिन लेले हड्डियां ढूंढने गया, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। उसने कहा कि मैं उससे झूठ बोल रहा हूँ, जिससे मुझे हंसी से लोटपोट हो गया। हुआई ये अंत में हंस पड़ा, लेकिन ये सुनकर यांग जोंगजियान घबरा गई। यांग हुआ काओशान संप्रदाय के तलवार संप्रदाय के वरिष्ठ। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि काओशान संप्रदाय में उनके लिए घंटी बजी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वेनपिंग ने कहा था कि गहन क्षेत्र व्यर्थ है, क्योंकि पता चला कि इस अमर संप्रदाय में न केवल शरीर परिष्करण के 13वें स्तर के साधक हैं, बल्कि एक महान दानव भी है। यांग जोंगजियान के आश्चर्यचकित होने के ठीक बाद वेनपिंग छात्रावास क्षेत्र से बाहर निकला। उसके पीछे यांग लेले थी। डेमन शेफ सीनियर, क्लैन लीडर यांग, अंकल का इंतजाम हो गया है, कृपया आवास शुल्क का भुगतान कर दें। आवास शुल्क?
क्या हुआ ये ने अभी अभी तुम्हें नहीं बताया? वेनपिंग ने पहले सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट रूप से सुना था। स्पष्ट रूप से कहें तो सिस्टम ने इसे प्रसारित किया था। वेनपिंग ने आगे कहा, चाचा के शरीर से निकले राक्षसी जहर का असर थोड़े समय में पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकता, इसमें और समय लगेगा। बेहतर होगा कि आप पहले 1 महीने का किराया दे दें। 1500 सोने के सिक्के कौन भुगतान करेगा? यांग जोंगजियान बोलने लगा। ये संप्रदाय के नेता वेन, ये तो बस रहने की जगह है, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज्यादा है ना? हुआई ये ने कहा, महंगा नहीं है अंकल यांग, मैंने तो पूरे साल का किराया खुद ही चुका दिया है। यहाँ रहने का खर्च प्रतिदिन 50 सोने के सिक्के है, ये सचमुच बहुत सस्ता है। अगर ऐसा है तो मुझे ये 1500 सोने के सिक्के चुकाने दीजिए। हालांकि यांग जोंगजियान को ये पूरी तरह समझ नहीं आया कि आवास इतना महंगा क्यों था, लेकिन हुआई ये के कहने पर उसने अनुमान लगाया कि यह छात्रावास क्षेत्र साधारण नहीं होगा। हुआई ये जैसी शख्सियत के लिए, जिसने बाईफैंग टावर में भी खामियां निकाली थीं, अपनी पसंद का आवास ढूंढना आसान काम नहीं था। यांग जोंगक्सियन द्वारा सौंपे गए 1500 सोने के सिक्के लेने के बाद, इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, उसके कान में एक आवाज सुनाई दी। परीक्षण स्थल का संशोधन पूरा हो गया। सफलता। वेनपिंग मन ही मन बहुत खुश हुआ। यांग जोंगजियान और अन्य लोगों को चाय पर आमंत्रित करने का उसका मूल इरादा पूरी तरह से भुला दिया गया था। आदरणीय दानव रसोया, कुल प्रमुख यांग, आप मेरे यहाँ निश्चिंत रह सकते हैं। काफी रात हो चुकी है और चूंकि अमर संप्रदाय के बाहर के लोगों को अमर संप्रदाय में ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, इसलिए मैं आप दोनों को और ज्यादा देर नहीं रोकूंगा। आपकी यात्रा मंगलमय हो। ठीक है। वैसे संप्रदाय प्रमुख वेन, क्या हम कल आपसे मिलने आ सकते हैं? ये सुनकर यांग जोंगजियान और हुआई कॉन को अपने मन में थोड़ी बेबसी महसूस हुई। उन्हें बहुत जल्दी बाहर निकाला जा रहा था। जरूर। वेनपिंग सहमत हो गया। फिर उसने उन्हें अमर संप्रदाय से विदा किया और रात के अंधेरे में चुराव पर्वत की ओर चल पड़ा। चुराव पर्वत की चोटी पर रात के आकाश के नीचे खड़े होकर उसने देखा कि वहां लोहे के 2 चौकोर घर बने हुए थे। 100 मीटर लंबा, 100 मीटर चौड़ा और 30 मीटर ऊंचा। वेनपिंग ने एक को चुना और अंदर देखा। ये 2 मंजिला इमारत नहीं थी, यह एक अलग, खाली और निर्जन स्थान था। हालांकि वेनपिंग ने लोहे की दीवार पर हाथ से दस्तक दी। शरीर परिष्करण के 13वें स्तर के स्तर को देखते हुए सामान्य स्टील को एक मुक्के से तोड़ा जा सकता था, लेकिन कुछ बार दस्तक देने और प्रहार करने के बाद केवल उसके हाथ में ही बदलाव आया। उसके हाथ का पिछला हिस्सा लाल हो गया। मेजबान को आगे परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। गहन स्तर का साधक भी परीक्षण स्थल की लोहे की दीवारों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इतना मजबूत। बेशक सिस्टम द्वारा उत्पादित कोई भी चीज उच्च गुणवत्ता की होती है। इसके बाद मेजबान को परीक्षण मैदान में परीक्षण के लिए भयंकर जानवरों को खरीदने के लिए आमंत्रित किया जाता है। यह आता है। वेनपिंग को पहले से ही पता था कि और अधिक पैसा खर्च करना पड़ेगा। उसे अपनी स्त्री जैसी अंतर्ज्ञान शक्ति से सचमुच नफरत थी, जिसके कारण वह हर बात का सही अनुमान लगा लेता था। उसकी बाहों में 20,000 से अधिक सोने के सिक्के थे, लेकिन फिर भी मन में एक अजीब सा खालीपन सा रहता था, मानो वह कभी भी गरीब हो जाएगा। इस बार सोने के सिक्कों की कीमत कितनी है? परीक्षण स्थल पर खुले स्टोर में फिलहाल केवल 2 प्रकार के भयंकर जानवर हैं, जो परीक्षण लेने वाले की ताकत के आधार पर अपनी शक्ति को स्वचालित रूप से समायोजित कर सकते हैं। पहले का नाम कुई न्यू है, जिसकी कीमत 5000 सोने के सिक्के है। इसकी शक्ति को गहन महान दानव की शक्ति तक समायोजित किया जा सकता है। सिस्टम की बातें सुनने के बाद वेनपिंग ने कुई न्यू का परिचय देखा। कुई न्यू पूर्वी झील के लियुबो पर्वत में, झील में 7000 मील की दूरी तय करें। उस पर एक जानवर रहता है जो गाय के आकार का है, नीले रंग का शरीर है, सींग नहीं है, एक पैर है। जब वह पानी में प्रवेश करता है या बाहर निकलता है तो हवा और बारिश होती है। उसका प्रकाश सूर्य और चंद्रमा के समान है। उसकी ध्वनि गरज के समान है। उसका नाम कुई है। उसकी खाल से ढोल बनाओ। गरजने वाले जानवर की हड्डियों को ढोल की तीलियों के रूप में इस्तेमाल करो। उसकी ध्वनि 500 मील तक जाती है। एक दुर्लभ पौराणिक दानव। अमर संप्रदाय ने पहले ही एक लिंग्यू और एक बा सर्प को इकट्ठा कर लिया था। ये दोनों ऐसे जीव थे जो केवल किंवदंतियों में मौजूद थे, जिन्हें अधिकांश लोग अपने जीवन काल में नहीं देख पाएंगे। अब एक और कुई न्यू प्रकट हो रहा था। क्या ये स्वर्ग के नीचे सभी प्रसिद्ध राक्षसों को इकट्ठा करने की योजना थी? सोने के सिक्के, ये वाकई फायदेमंद हैं। दूसरे का नाम चीरू है, जिसकी कीमत भी 5000 सोने के सिक्के है। इन दोनों को मिलाकर एक साथ जमीन और पानी में लड़ने की क्षमताओं का प्रशिक्षण प्राप्त किया जा सकता है। इसके तुरंत बाद चीरू का परिचय सामने आ गया। चीरू विंग मार्श में उगता है, मछली के आकार का होता है, जिसका चेहरा इंसान जैसा होता है। इसकी आवाज मंदारिन बत्तखों जैसी होती है। वेनपिंग हंसते हुए बोला, एक और दानव जिसके बारे में सबने सुना है, लेकिन किसी ने देखा नहीं है। 2 प्रसिद्ध दानवों को इस शक्ति क्षेत्र में बंद कर दो। क्या दानव जाति अमर संप्रदाय में आकर मुझे पीट नहीं देगी? सिस्टम ने वेनपिंग के कथनों को नजरअंदाज करते हुए आगे कहा,
परीक्षण मैदान में राक्षसों से लड़ने से युद्ध कौशल में 3 गुना वृद्धि होती है। साथ ही युद्ध इरादे की स्थिति में प्रवेश करने का 5% मौका मिलता है, जहां वर्तमान अवधि के दौरान युद्ध कौशल में 600% तक की वृद्धि होती है। प्रभावशाली साधना के मार्ग में समय लेने वाली गुप्त साधना के अलावा अपने युद्ध कौशल को निखारने में भी एक साधक को उतना ही समय लगता है। कई लोग किसी खास दांव में महारत हासिल करने के लिए सालों तक हर रात अथक अभ्यास करते हैं। अनगिनत असफलताएं, अथक परिश्रम के दिन प्रतिदिन के प्रयास, ये सब उनकी युद्ध कौशल को बेहतर बनाने के लिए किए गए। ये क्यों? वजह साफ है। किसी व्यक्ति की क्षमताओं और युद्ध तकनीकों की ताकत अक्सर उसकी शक्ति की ताकत निर्धारित करती है। उसी स्तर पर जो लोग अक्सर राक्षसों से लड़ते हैं वे अक्सर कहीं अधिक शक्तिशाली होते हैं। ऐसी परिस्थितियां भी होती हैं जहां समान स्तर, समान शक्ति, समान साधना तकनीक और मार्शल आर्ट होने के बावजूद परिणाम विनाशकारी होता है। इससे ये पता चलता है कि एक साधक के लिए युद्ध कौशल का महत्व शरीर शोधन क्षेत्र में नस तकनीक में महारत हासिल करने से कम नहीं है। यदि किसी के पास ये दोनों चीजें हों तो अत्यंत भिन्न भिन्न महान लोगों में हत्या करना अब कोई मिथक नहीं रह जाएगा। चैप्टर 56 युद्ध क्षेत्र में मेरा एक और रूप कृपया संग्रह करें। अनुशंसा टिकट। इस भयंकर पशु परीक्षण मैदान के साधना लाभ बुरे नहीं हैं, लेकिन ये गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र और छात्रावास क्षेत्र जितना सहज नहीं है। यदि आप दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो यहाँ किसी मार्शल आर्ट का अभ्यास करना लेजर एरे की तुलना में निश्चित रूप से कहीं अधिक प्रभावी होगा। समय के साथ ये काफ़ी भयावह हो जाएगा। अंततः आश्चर्यचकित होकर वेनपिंग ट्रायल ग्राउंड में नहीं रुका। इसके बजाय वह एक दूसरी जगह चला गया जिसका वह लगभग 2 दिनों से बेसब्री से इंतजार कर रहा था। मुख्य आयोजन अर्थात ट्रायल ग्राउंड के उन्नयन के बाद उत्पन्न हुआ बैटल रियल्म। जैसा कि सिस्टम ने कहा, युद्ध क्षेत्र में नसों की कंपन आवृत्ति इस दुनिया से पूरी तरह से अलग है और इसके भीतर की दुनिया भी बहुत अलग है। अपने भीतर विकास करने से एक और मैं का जन्म होगा, एक असीम रूप से आत्म जागरूक मैं जो मेरे ही समान क्षेत्र में स्थित है। आपकी चाहे जो भी कमजोरियां हों, चाहे आप लड़ाई में आदतन पहले बायां हाथ इस्तेमाल करते हो या दायां, यहां तक कि आपके छोटे से छोटे मनोवैज्ञानिक घाव भी, वह सब जानता है। खुद को जानो, अपने दुश्मन को जानो और तुम हमेशा विजयी रहोगे, यही एकमात्र सत्य है। तार्किक रूप से यदि ऐसा कोई व्यक्ति इस दुनिया में मौजूद है तो वह अजय होगा। आप चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, परिणाम वही होगा। भयंकर पशु परीक्षण मैदान को पार करने के बाद वेनपिंग युद्ध क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। ये चुराव पर्वत पर एक टूटी हुई चट्टान पर स्थित था जो भयंकर पशु परीक्षण मैदान से कुछ दर्जन मीटर दूर था। पहले ये केवल एक सपाट पत्थर की पटिया थी जो साल भर लताओं से ढकी रहती थी और पत्थर की दीवार के सामने एक ऊंची पहाड़ी खड़ी थी। अब रूपांतरण और उन्नयन के बाद अव्यवस्थित लताएं आसपास के खरपतवारों के साथ गायब हो गई थीं। पत्थर की दीवार के ठीक बीच में ऊपर से नीचे की ओर लगभग 3 मीटर लंबी बारी बारी से सफ़ेद और पीले रंग की लहरें फैली हुई थीं जो पानी की सतह पर उठने वाली लहरों जैसी लग रही थीं। अंदर चलो, वहीं पर युद्ध क्षेत्र है। वेनपिंग ने अब और संकोच नहीं किया और सिस्टम की बात मान ली। वह तुरंत अंदर चला गया। उसका अगला पैर बिना किसी रुकावट के पत्थर की दीवार में समा गया। वेनपिंग सीधे अंदर चला गया और आंखें खोलते ही सामने का नज़ारा देखकर वह विस्मय में डूब गया। पत्थर की दीवार के भीतर एक अलग ही दुनिया थी। एक ऐसी दुनिया जहां हवा, घास, नीला आसमान और सफ़ेद बादल हों। दूर दूर तक फैले विशाल घास के मैदानों में मवेशी और भेड़ें चर रही थीं। हल्की हवा चलने से उसके बाल और कपड़े लहरा रहे थे। एक गहरी सांस लेते ही उसे ताजगी का एहसास हुआ और उसका मूड काफ़ी बेहतर हो गया। क्या ये युद्ध क्षेत्र है? हाँ, इस युद्ध क्षेत्र की कोई सीमा नहीं है, सब कुछ चक्र में चलता रहता है। जब आप एक क्षितिज से गायब होते हैं तो आप अपने पीछे वाले क्षितिज से फिर से प्रकट हो जाते हैं, इसलिए आपको क्षेत्रीय सीमाओं के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्या मेज़बान अब मेरे इस दूसरे रूप के साथ द्वंद्व युद्ध करना चाहेंगे? बिल्कुल, जब मैं यहाँ हूँ तो खुद से लड़ाई न करने का कोई कारण नहीं है ना? जैसे ही उसने बात की, वेनपिंग से 10 मीटर दूर का स्थान अचानक हिल उठा और कोई अचानक प्रकट हो गया। उसने सियान रंग की पर्वत और धारा वाली कमीज पहनी हुई थी। उसके बाल ज्यादा लंबे नहीं थे और उसका रूप रंग इतना आकर्षक था कि वेनपिंग का मन किया कि वह कहे, सामने वाला भाई सचमुच बहुत सुंदर है। बेशक ये बात पूरी ईमानदारी से कही गई थी, इसमें झूठ का कोई अंश नहीं था और मूल्यांकन काफी वस्तुनिष्ठ था, यहाँ तक कि 100 संप्रदायों के गठबंधन द्वारा संप्रदाय स्टार स्तरों की समीक्षा से भी अधिक कठोर था। सबसे अविश्वसनीय बात यह है कि दूसरे मैं के जूतों पर मिट्टी के 2 धब्बे थे जिन्हें साफ नहीं किया गया था, जो उसे आज सुबह नाश्ता करते और हाथ धोते समय लग गए थे। वेनपिंग के कुछ बोलने से पहले ही दूसरे व्यक्ति ने शांत भाव से कहा, चलो, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, लगता है आप बहुत व्यस्त हैं। वेनपिंग ने तुरंत एक मुद्रा धारण कर ली और पहला वार करने के लिए तैयार हो गया।
उसने कभी भी मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं किया था, इसलिए वह गति और ताकत के लिए केवल मुक्कों और लातों पर ही निर्भर था। स्विश! वेनपिंग पल भर में अपनी जगह से गायब हो गया और सीधे दूसरे स्वयं की ओर दौड़ पड़ा। 10 मीटर की दूरी तय करने में उसे केवल 2 सांसें लगीं, फिर भी दूसरा स्वयं हिला तक नहीं, बस देखता रहा जब वेनपिंग का दाहिना पैर उस पर से गुजरा। ऐसा लग रहा था मानो वह वेनपिंग द्वारा लात मारे जाने का इंतजार कर रहा हो, लेकिन उसके शांत चेहरे से कुछ और ही संकेत मिल रहा था। अगले ही पल वेनपिंग का पैर अभी भी हवा में था, तभी उसने देखा कि उसका दूसरा स्वयं अचानक झुक गया और उसका दाहिना पैर उसके बाएं पैर के ऊपर से गुजर गया, जो उसे जमीन पर सहारा दे रहा था। सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। दोनों की गति एक समान थी। जब वेनपिंग का पैर उसके बाएं हाथ पर से गुजरा तो उसके दूसरे स्वयं ने उसे एक साथ गिरा दिया। बूम! वेनपिंग का संतुलन बिगड़ गया और वह जमीन पर गिर गया। पहले ही दांव में बिना किसी संदेह के उसकी एक कमजोर कड़ी का पता लगा लिया गया और एक ही वार में उसे पराजित कर दिया गया। सचमुच अद्भुत! वेनपिंग ने अपने कपड़ों से घास झाड़ते हुए कहा। हालांकि ऐसा कहते हुए उसे थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ। वह सोचने लगा कि क्या वह स्वयं की प्रशंसा कर रहा था या वास्तव में स्वयं की। जोश से भरकर और दोबारा खड़े होकर वेनपिंग ने एक बार फिर अपनी मुट्ठी घुमाई, लेकिन जैसे ही उसने मुक्का मारा उसे पकड़ लिया गया। इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया कर पाता, दूसरे स्वयं की मुट्ठी उसकी कमर पर लगी। सिस्टम के निर्देशानुसार युद्ध क्षेत्र में मौजूद यह आत्मा उसे भली भांति जानती थी। उसे पता था कि वह कौन सा पैर और कौन सी मुट्ठी पसंद करता है। अतीत की कमजोरियां यहाँ कई गुना बढ़ गई थीं। जैसे उसकी दाहिनी मुट्ठी घुमाने की आदत, बाघ की तरह उग्रता से हमला करना और अपेक्षाकृत कमजोर रक्षा, उसी तरह दूसरे स्वयं ने सीधे उसके कमजोर रक्षा बिंदु को निशाना बनाया और एक घातक प्रहार किया। अभी अभी जो मुक्का लगा वह इतना दर्दनाक था कि उसने दांत पीस लिए। कुछ देर तक उसे सहलाने के बाद वेनपिंग ने अपनी ऊर्जा को दबाते हुए गुस्से से कहा, एक बार फिर ... समय अनजाने में बीतता चला गया, दिन रात में बदल गया और रात से फिर दिन हो गया। जब मेरा दूसरा रूप गायब हो गया तब वेनपिंग जमीन पर पड़ी थी, हिलने डुलने में असमर्थ। बेशक थकावट भी इसका एक हिस्सा थी, लेकिन इतनी बुरी तरह पीटा जाना कि चलने फिरने में असमर्थ हो जाना ही मुख्य कारण था। शुरू से अंत तक वह प्रतिद्वंदी पर एक भी वार नहीं कर सका। उसका हर वार या तो नाकाम कर दिया गया या सीधे तौर पर ध्वस्त कर दिया गया। विरोधी की नज़रों में खामियां और कमजोरियां हमेशा स्पष्ट रूप से दिखाई देती थीं। एक गहरी सांस लेने के बाद वेनपिंग ने अपनी लगातार कांपती हुई हथेली पर नजर डालने के लिए एक तरफ मुड़ा और पहली बार शारीरिक सीमा की इस अनुभूति का अनुभव किया। उसके पैरों में दर्द था, कमर में दर्द था, जहां भी वह छूता था वहां दर्द होता था, और यह चुभने वाला दर्द उसे अतीत की याद दिलाता था। जब उसे उसके पिता द्वारा दंडित किया जाता था तो उसे ऐसा लगता था मानो वह 1 महीने तक बिस्तर से उठ ही ना पाए। अचानक वेनपिंग उठ बैठी और बोली, ओह नहीं, मैं यूमो के लिए सिगार लाना भूल गई। चिंता मत करो मेज़बान, बैटल रील्म और बाहरी दुनिया में बहुत अंतर है। बाहर के 2 घंटे बैटल रील्म में 24 घंटे के बराबर होते हैं। दूसरे शब्दों में बाहरी दुनिया में अब लगभग आधी रात होने वाली है। भगवान का शुक्र है, मुझे थोड़ी देर लेटने दो, मैं अब हिल नहीं सकता। ये कहने के बाद वेनपिंग ने युद्ध क्षेत्र में आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं और हवा को अपने शरीर पर बहने दिया, जिससे ऐसा लग रहा था कि उसकी थकान भी दूर हो रही है। जैसे ही वह दोबारा चलने फिरने में सक्षम हुआ, वेनपिंग ने युद्ध क्षेत्र छोड़ दिया और जंगल में आकर चांगमो तकनीक का प्रयोग करते हुए लकड़ी की ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। लकड़ी की ऊर्जा की कई धाराएं उसके शरीर में प्रवेश करने के बाद वेनपिंग के शारीरिक घाव धीरे धीरे ठीक होने लगे। साथ ही लकड़ी की ऊर्जा ने उसकी क्षीण हो चुकी सार ऊर्जा को भी पुनः भर दिया, जिससे वह 2 घंटे पहले वाली अपनी ऊर्जावान स्थिति में वापस आ गया। वेनपिंग को आश्चर्य इस बात से हुआ कि चांगमो तकनीक से लकड़ी की ऊर्जा को अवशोषित करने की गति इस समय विशेष रूप से तेज थी, मानो उसके शरीर ने एक गैर मौजूद अवरोधक को हटा दिया हो और लकड़ी की ऊर्जा पानी की तरह बहने लगी। वेनपिंग के शरीर को बिल्कुल नए जैसा होने में केवल 15 मिनट का समय लगा। चांगमो तकनीक का घायल शरीर के प्रति मित्रतापूर्ण व्यवहार असाधारण रूप से अच्छा था, जो एक अप्रत्याशित सुखद आश्चर्य था। अब उन्हें समझ आ गया था कि ग्रेड एंटरिंग तकनीकें इतनी अनमोल क्यों थीं। उनकी विशिष्टता शरीर परिष्करण क्षेत्र के लोगों की कल्पना से परे थी। युद्ध क्षेत्र के मोर्चे पर एक बार फिर लौटते हुए सिस्टम की आवाज गूंज उठी। बैटल रील्म के उपयोग के लिए प्रति 700 गोल्ड लगते हैं, कृपया गोल्ड कॉइन का भुगतान करें होस्ट। ये हो चुका है, चाहे कुछ भी हो जाए, उसके पास अभी भी 10,000 से अधिक सोना था, इसलिए वह युद्ध क्षेत्र का उपयोग अपनी इच्छानुसार कर सकता था। भुगतान करने के बाद वेनपिंग ने एक बार फिर युद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया। 2 घंटे बाद वेनपिंग दयनीय हालत में बाहर निकला। उसके चेहरे और शरीर के हर हिस्से पर चोट के निशान थे, जो हल्की चांदनी में भी साफ दिखाई दे रहे थे।
चलने फिरने के लिए थोड़ी सी लकड़ी की ऊर्जा इकट्ठा करके वेनपिंग ने एक अलग जगह चुनी और लकड़ी की ऊर्जा को गहराई से अवशोषित करना शुरू कर दिया। इधर उधर भटकते भटकते सुबह हो गई। समय की गणना करने पर वेनपिंग ने अब तक युद्ध क्षेत्र में 4 बार साधना कर ली थी, जो बाहरी दुनिया में 4 दिनों तक लगातार साधना करने के बराबर है। जब वह अपने शरीर को पोषित करने के लिए शिरा ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए बाहर आया तो दायरे की बाधा स्वाभाविक रूप से खुल गई। वेनपिंग ने आधिकारिक तौर पर शरीर परिष्करण क्षेत्र के 11वें स्तर में प्रवेश किया। चैप्टर 57 नया कार्य जारी किया गया। कृपया बुकमार्क करें। काओशान संप्रदाय का मुख्य हॉल। टकराना। लकड़ी की कुर्सी एक जोरदार आवाज के साथ चकनाचूर हो गई और हुआ लियाओ उसके बगल में घुटनों के बल बैठ गया। उसका चेहरा बर्फ की तरह पीला पड़ गया था। क्या तुमने मेरे मामले को इसी तरह निपटाया? तुम न केवल गहन लोक का आशीर्वाद पाने में असफल रहे, बल्कि तुमने एक बुजुर्ग को सड़क पर फेंकवा भी दिया। अब मैं अपना चेहरा कहाँ रखूं, ये तुम्हें पता है क्या? हुआ लियाओ बुरी तरह कांप रहा था। उसका सिर लगभग जमीन पर गिर पड़ा। पंत प्रमुख, शांत हो जाए। मुझे सच में नहीं पता था कि एल्डरोन के चिकित्सा कौशल इतने कमजोर हैं, और न ही मैंने अमर संप्रदाय के संरक्षक के इतने शक्तिशाली होने की उम्मीद की थी। उससे भिड़ने के बाद मैं बाल बाल बचा। तो आपका मतलब यह है कि जब आप जीत नहीं सके तो आप भाग गए? हुड के नीचे का चेहरा इतना गंभीर था कि मुख्य हॉल में सन्नाटा छा गया। ठंड से किसी को चुभन महसूस हो सकती है, लेकिन सामने खड़े व्यक्ति से निकलने वाली ठंडक ने हुआ लियाओ को ऐसा महसूस कराया मानो वह किसी बर्फीले तहखाने में गिर गया हो। हुआ लियाओ ने जल्दी से समझाया, मैं आसानी से मौत से डरने वाली नहीं हूँ। मुझे बस यह उम्मीद नहीं थी कि वेनपिंग वास्तव में चिकित्सा जानता है, और वह भी काफ़ी अच्छी तरह से। एल्डरोन का ढोंग उजागर हो गया, इसलिए मुझे यान परिवार में रहने में बहुत शर्म आ रही थी। हॉल में एक ठंडी सी खर्राटे की आवाज़ गूंज उठी। अचानक छाए सन्नाटे के कारण हुआ लियाओ की हिम्मत नहीं हुई कि वह अपना सिर उठाए। काफी देर बाद उसके कान के पास एक आवाज़ आई, किसी को भेजकर उस गहन स्तर के व्यक्ति और अमर संप्रदाय के उस 13वें स्तर के शरीर परिष्करण साधक पर नजर रखो। अगर कोई हलचल हो तो मुझे तुरंत सूचना देना। यांग हुआ कि मौत का अमर संप्रदाय से जरूर कोई संबंध है। तभी हुआ लियाओ ने राहत की सांस ली, मानो उसके ऊपर से एक भारी बोझ उतर गया हो। मैं इसे अभी करता हूँ। ... गिरे हुए पत्तों के ढेर पर लेटे हुए, क्षितिज पर धीरे धीरे उगते सूरज को देखते हुए वेनपिंग के दिल को अभूतपूर्व शांति का अनुभव हुआ। शरीर परिष्करण की 11वीं परत, एक ऐसी चोटी जहां पहुंचने का सपना देखना भी उसने कभी नहीं सोचा था, और फिर भी वह इतनी जल्दी यहां पहुंच गया। तभी उसके कान के पास एक आवाज गूंजी, मिशन जारी, सुविधाएं यहीं मौजूद हैं। वेनपिंग प्रसन्न हुई और तुरंत सतर्क हो गई। अचानक पत्तों के ढेर से उठकर बैठ गई। कच्चा जेड और उत्तम जेड एक महाजातीय संप्रदाय के रूप में यह न केवल एक प्रतिभाशाली व्यक्ति की क्षमताओं को बढ़ा सकता है, बल्कि एक निकम्मे व्यक्ति को भी अद्वितीय प्रतिभा में बदल सकता है। भर्ती। एक अपंत विच्छेदित मेरिडियन शिष्य जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक न हो। इस भर्ती के लिए शिष्य के प्रवेश शुल्क को विवेकानुसार कम किया जा सकता है। विशिष्ट शुल्क राशि मेजबान के निर्णय पर निर्भर है। पुरस्कार, किसी भी इमारत के लिए निःशुल्क पुनर्निर्माण का विशेषाधिकार, जिससे उसे विशेष क्षमताएं प्राप्त होंगी, और ज्ञानोदय का अवसर। ये पुरस्कार, वाह, निःशुल्क पुनर्निर्माण का विशेषाधिकार अमूल्य है, और ज्ञानोदय का अवसर उससे भी अधिक अनमोल है। पिछले ज्ञानोदय ने उसे बार ड्रैगन के क्रोध पर महारत हासिल करने के लिए प्रेरित किया। यदि एक और ज्ञानोदय होता तो क्या वह सीधे लघु सफलता प्राप्त नहीं कर लेता? हालांकि जाहिर है वह केवल सपना देख रहा था। शिरा तकनीक को इतनी आसानी से लघु सफलता के स्तर तक कैसे पहुंचाया जा सकता है? पुरस्कारों की तुलना में वेनपिंग को अब भर्ती मानदंडों में भी काफ़ी दिलचस्पी थी, जिसमें नसें काटने की आवश्यकता थी। यह मांग वाकई बेहद कठिन है। आजकल कोई भी साधना कर सकता है, भले ही वे ज़्यादा प्रगति न कर पाएं। शरीर परिष्करण के प्रथम या द्वितीय स्तर तक पहुंचना संभव है। ऐसा व्यक्ति मिलना मुश्किल है जो बिल्कुल भी साधना न कर सके। ऐसे व्यक्ति की तो बात ही छोड़िए जिसकी नसें कटी हुई हों। ऐसी परिस्थितियों में केवल वही व्यक्ति मिल सकता था जिसकी नाड़ी जन्म के बाद नष्ट हो गई हो। कैंगवू शहर जैसी विशाल जगह में किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना जिसकी नसें नष्ट हो गई हों, बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए, है ना? ये सवाल उन्होंने खुद से पूछा था। असल में यह एक अलंकारिक सवाल था। इसका जवाब यह है कि यह बहुत मुश्किल है। कुछ देर सोचने के बाद वेनपिंग ने पूछा, सिस्टम, क्या मुख्य हॉल की आकर्षण क्षमता उपयोगी है? ये निश्चित रूप से उपयोगी है, लेकिन इसकी वर्तमान क्षमता बहुत सीमित है। 18 वर्ष से कम आयु के किसी ऐसे व्यक्ति को शीघ्रता से ढूंढने के लिए जिसकी नसें कटी हुई हों, मेजबान को स्वयं जाकर खोज करनी चाहिए। वैसे मेजबान मिशन की अवधि 5 दिन है। यदि इसे 5 दिनों में पूरा नहीं किया जा सका तो एक इमारत की विशेष क्षमता रद्द कर दी जाएगी। समय सीमा तो है, लेकिन आपने जारी किए गए मिशन में इसका उल्लेख नहीं किया। मैं इसे अभी जोड़ दूंगा।
कच्चा जेड और उत्तम जेड एक महाजातीय संप्रदाय के रूप में यह न केवल एक प्रतिभाशाली व्यक्ति की क्षमताओं को बढ़ा सकता है, बल्कि एक निकम्मे व्यक्ति को भी अद्वितीय प्रतिभा में बदल सकता है। भर्ती। एक अपंत विच्छेदित मेरिडियन शिष्य जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक न हो। इस भर्ती के लिए शिष्य के प्रवेश शुल्क को विवेकानुसार कम किया जा सकता है। विशिष्ट शुल्क राशि मेजबान के निर्णय पर निर्भर है। अवधि 5 दिन। पुरस्कार, किसी भी भवन के लिए निःशुल्क पुनर्निर्माण का विशेषाधिकार जिससे उसे विशेष क्षमताएं प्राप्त होती हैं, और ज्ञानोदय का अवसर। विफलता का दंड, एक भवन की विशेष क्षमता निरस्त कर दी जाएगी। अपने सामने दोबारा प्रकट हुए मिशन इंटरफेस को देखकर वेनपिंग को ऐसा लगा जैसे उसने अभी अभी कड़वी जड़ी बूटियां खाई हों। अगर आपको नहीं पता कि कड़वी जड़ी बूटियां खाने का स्वाद कैसा होता है तो कच्ची मुलेठी चबाकर देखें, आपको पता चल जाएगा। मेजबान, कृपया जल्दी से रवाना हो जाएं। ये कहने के बाद सिस्टम गायब हो गया और वेनपिंग को चुराव पर्वत की चोटी पर हवा के झोंकों से परेशान होने के लिए अकेला छोड़ दिया। पुरस्कार तो उदार हैं, लेकिन दंड भी उतने ही कठोर हैं। जब तक वह यूनलान पर्वत पर लौटा तब तक दिन पूरी तरह से उजाला हो चुका था। पिछली रात उसने खुद ही अपने कपड़े फाड़ दिए थे, इसलिए वेनपिंग को जंगल के रास्ते पर बिना शर्ट के ही चलना पड़ा। टिंग्यू पवेलियन लौटकर नए कपड़े पहनने के बाद उसने आईने में देखा। उसका चेहरा चोट के कई निशानों से भरा हुआ था, लेकिन सौभाग्य से वह अब भी काफी आकर्षक था। उनकी तलवार जैसी भौहों में छिपी वीर भावना अभी भी बेहद प्रभावशाली थी। छात्रावास क्षेत्र में पहुंचने के बाद उसने यूमो के कमरे का दरवाजा खोला और देखा कि यूमो बालकनी पर सुबह की साधना कर रही थी। उसे पता था कि यूमो को छात्रावास के पास से मिली वह चीज़ जरूर मिल गई होगी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वेनपिंग को इस तरह की समस्या का पहले से ही अंदाजा था। यूमो को अमर संप्रदाय में लाना बस समय की बात थी। सीनियर यू, मैंने आपके लिए सिगार मेज पर रख दिया है। कृपया इसे दोपहर में जलाकर पी लें। अगर आप भूल जाते हैं और जहर से आपकी मौत हो जाती है तो इसमें मेरा कोई हाथ नहीं होगा। सिगार नीचे रखने के बाद वेनपिंग जाने के लिए मुड़ गई। ये देखकर यूमो के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। ये पहली बार था जब उसकी मुलाकात बॉडी रिफाइनिंग 11 ले के ऐसे साधक से हुई थी जिसे उसकी कोई परवाह नहीं थी। महज एक सप्ताह पहले फ्लावर मून सिटी में भोजन करने का मतलब था कि 100 से अधिक लोग बिल चुकाने के लिए कतार में खड़े होते थे, जिनमें शरीर परिष्करण के 13वें स्तर के 3 साधक भी शामिल थे। लेकिन अब शरीर परिष्करण के 11वें स्तर के एक साधक ने उसे सीधे तौर पर अनदेखा कर दिया। यूमो खड़ी हुई और झट से बोली, छोटे भाई कृपया एक पल रुकिए। क्या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है? क्या तुम्हें मेरे प्रति ज़रा भी सम्मान नहीं है? मैं आखिरकार एक गहन स्तर का साधक हूँ, और यद्यपि मेरी वर्तमान शक्ति केवल शरीर परिष्करण 13वीं परत की है, समय के साथ मैं अपनी चरम सीमा पर वापस आ जाऊंगा। तो क्या हुआ? इतना कहते ही वेनपिंग ने एक हाथ से दरवाजे का हैंडल पकड़ लिया था। यूमो केवल कड़वी और असहाय हंसी हंस सका। ऐसे व्यक्ति से मिलना जो उसकी पहचान की परवाह नहीं करता था, वास्तव में एक चुनौतीपूर्ण अनुभव था। छोटे भाई, इतनी जल्दी जाने की जरूरत नहीं है, मुझे अभी तुमसे कुछ पूछना है। जल्दी बोलो, मुझे और भी काम निपटाने हैं। यूमो ने जल्दी से गहरी सांस ली और वेनपिंग पर गुस्सा न करने की कोशिश की। अगर उसे वेनपिंग के रवैये की सच में परवाह होती तो वह दिन में 8 बार गुस्सा हो जाता। क्या ये जगह स्वाभाविक है? क्या आपका मतलब इस सर्वव्यापी नस तकनीक से है? हाँ, यही बात है। स्वाभाविक नहीं, तब क्या? जैसे ही वह आगे कुछ पूछने ही वाला था, वेनपिंग के बाद के शब्द अचानक सामने आ गए और वाक्य पूरा करते हुए बोले, ये स्वाभाविक नहीं है, ये स्वाभाविक है, और इससे आपका क्या लेना देना है? सीनियर यू, अपनी चोटों का अच्छे से ख्याल रखें, ज़्यादा जानना अच्छी बात नहीं है। इतना कहकर वेनपिंग ने दरवाजा बंद किया और चली गई। छात्रावास क्षेत्र से बाहर निकलते ही वेनपिंग ने खुद को शाबाशी देते हुए कहा, न तो विनम्र और न ही अभिमानी, यही तो मर्दानगी का सार है। चलो, पहाड़ से नीचे उतरने और उस कचरे को खोजने का समय आ गया है। चैप्टर 58, यांग लेले की शिक्षा कृपया पसंदीदा में जोड़ें। जैसे ही आसमान में रोशनी फैली, रसोई से बर्तनों के चटकने की आवाज़ आई और हवा के साथ रसोई की खिड़की से खुशबू बाहर आने लगी। पहाड़ी कुत्ता हाहा पहले से ही रसोई में बेचैनी से इधर उधर घूम रहा था और इंतजार कर रहा था। लार टपकाते हुए माउंटेन डॉग हाहा के अलावा यांग लेले पास ही खड़ी थी और बड़ी बड़ी आंखों से कढ़ाई में रखे मांस को ध्यान से देख रही थी। पहले उसे लगता था कि दिन में 1 बार खाना काफ़ी है, लेकिन हुआई के हाथ का खाना चखने के बाद दिन में 3 बार खाना भी कम पड़ने लगा। हुआई की कढ़ाई में पक रहे सुअर के मांस को देखते ही उसके मुंह में पानी आ जाता था। हुआई, मैं वास्तव में आपकी प्रशंसा करता हूँ। आप न केवल सुंदर हैं बल्कि खाना बनाने में भी माहिर हैं। हे, कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे अपने दत्तक पिता की सच्ची शिक्षाओं का केवल 7/8वां हिस्सा ही मिला है। अगर मुझे पूरे 10 हिस्से मिल जाते तो तुम निश्चित रूप से भूख से मर जाते। मुझे पता था कि तुम कमाल हो। क्या तुम मुझे एक टुकड़ा चखने दोगे? मेरे पेट को देखो, भूख से लगभग चपटा हो गया है।
ठीक है, लेकिन आपको मुझसे एक बात का वादा करना होगा। मान लीजिए आप मान जाते हैं तो मैं आपको थोड़ा और दे सकता हूँ, कैसा रहेगा? वाह, कितनी चापलूसी है। ठीक है, बताओ क्या बात है। आज आपको संप्रदाय के नेता से सिगार खरीदने की अनुमति नहीं है। ब्रेस्ड पोर्क को भूल जाए, मैं इसे नहीं खाऊंगा। क्या तुम मजाक कर रहे हो? रोजाना एक सिगार पीने से उसे ऐसा महसूस होता है कि उसका शरीर धीरे धीरे बदल रहा है। इसके अलावा गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में 3 घंटे तक लगातार मुंह में सिगार लिए साधना करने से उसे ऐसा ऊर्जा मिलती है जैसे उसके शरीर में एड्रेनालाइन भर गया हो और उसे बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं होती। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के 9 गुना प्रवर्धन के प्रभाव में उनकी साधना में तीव्र प्रगति हो रही है। शरीर परिष्करण के छठे स्तर को पार करने के साथ ही उनकी साधना तकनीक में भी गुणात्मक प्रगति हुई है। अगले कुछ दिनों में उन्हें लघु सफलता प्राप्त हो जानी चाहिए। एक बार जब साधना तकनीक में सफलता प्राप्त हो जाती है तो शरीर परिष्करण की 7वीं परत निश्चित रूप से हमारी पहुंच में होगी। बॉडी रिफाइनिंग 7th लेयर में 15 साल की उम्र में यह उल्लेख करना निश्चित रूप से प्रभावशाली होगा, क्योंकि कैंगरू शहर में शायद ही कोई उससे अधिक असाधारण व्यक्ति हो। कोई समझौता नहीं हुआ। ठीक है, मैं देखता हूं कि आज आप इसे कैसे खरीद सकते हैं। कल झाओ किंग इसे नहीं खरीद पाई थी और आज वो इसे सबसे पहले जरूर ले लेगी। एल्डर यून भी इसे चाहते हैं और मैं भी। संप्रदाय प्रमुख का रोजाना का 3 का कोटा तो खत्म हो ही जाएगा। तो फिर जो भी तेज होगा वही जीतेगा, है ना? मैंने झाओ किंग से पहले ही बात कर ली है। जब वो खरीदेगी तो मैं तुम्हें रोक लूंगी और जब मैं खरीदूंगी तो वो तुम्हें रोक लूंगी। हाँ, देखते हैं तुम कैसे खरीदोगे। वाह, आप लोग तो कमाल के हो। अगर यह बहुत ज्यादा है तो क्या हुआ? वैसे भी तुम झाओ किंग को हरा नहीं सकते। तुम बहुत सख्त हो, मैं इस सौदे को रोक दूंगा। यांग लेले का अब रसोई में रुकने का मन नहीं था। रसोई के बाहर बैठी झाओ किंग पर नजर डालते ही उसके मन में एक योजना बनी। रास्ते में संप्रदाय प्रमुख को रोकना कारगर साबित हो सकता है। जैसे ही वह आगे बढ़ने वाला था उसकी नज़र वेनपिंग पर पड़ी। सुप्रभात, संप्रदाय प्रमुख। यांग लेले ने दूर से हाथ हिलाया। उसकी निगाहें किसी भेड़िए की तरह भूख से भरी हुई थीं जो मेमने को देख रहा हो, और वह तुरंत उत्सुकता से उसकी ओर चल पड़ी। जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, झाओ किंग अचानक उसके पीछे प्रकट हो गई। आओ बात करें। झाओ किंग ने पहले ही अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया था। यांग लेले ने कहा, क्या हम सचमुच ऐसा कर रहे हैं? बिल्कुल, ये सच है। झाओ किंग मुस्कुराए। उसकी मुस्कान में शरारत का हल्का सा भाव था। तो फिर मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये शब्द कहते हुए यांग लेले घूमी और सीधे झाओ किंग पर मुक्का मारा, जिसने तुरंत अपना हाथ उठाकर उसे रोकने की कोशिश की। हालांकि यांग लेले ने मुक्का पूरा नहीं मारा, बल्कि बीच में ही रोककर भाग गई। मैं तुमसे नहीं लड़ रहा, वैसे भी मैं तुम्हें हरा नहीं सकता। यांग लेले ने गर्व से खिलखिलाकर हंसी। जब झाओ किंग को एहसास हुआ कि यांग लेले ने उसे मूर्ख बनाया है तो वह परेशान नहीं हुई, बल्कि उसने पास पड़ी एक झाड़ू उठाई और उसे पूरी सटीकता के साथ यांग लेले की गर्दन की ओर फेंक दिया। धड़ाम। जैसे ही यांग लेले वेनपिंग के पास पहुंचने ही वाली थी तभी उसे जोरदार चोट लगी और वह लड़खड़ा गई, लगभग गिर ही पड़ी। भागने की कोशिश कर रहा हूँ। झाओ किंग खुशी से खिलखिला उठी, दौड़कर आए, उछल पड़ी और फिर यांग लेले को लात मारने के लिए अपना पैर उठाया। कई दौर की हाथापाई में बिना किसी निर्णायक क्षण के यांग लेले को स्थिर कर दिया गया। उसके अंगों को जकड़ दिया गया। वह हिलने डुलने में असमर्थ था। हालांकि हुआई ये शरीर परिष्करण के छठे स्तर पर था, मोटी चमड़ी वाला और स्वाभाविक रूप से मजबूत था। उसकी शक्ति पहले से ही शरीर परिष्करण के 8वें स्तर के बराबर थी। यांग लेले एक ही मुकाबले में अव्यवहार्य साबित हुई। तुम ऐसा नहीं कर सकते। झाओ किंग, अगर तुम सिगार भी खरीद रहे हो तो मैं उसका भुगतान कर दूंगा। हुआई ये ने पहले ही इनके भुगतान में मदद की है। बिल्कुल नहीं। संप्रदाय प्रमुख, कृपया मेरे लिए एक सिगार बचा कर रखें, मैं 500 सोने के सिक्के दूंगा। लेकिन 30 सांसें बीतने से पहले ही वेनपिंग की अलौकिक आवाज ने जवाब दिया, आज के लिए कुछ भी नहीं बचा है। यांग लेले का चेहरा तुरंत उतर गया। उसने झाओ किंग और बाकी सभी को सिगार पीते हुए देखा और अफसोस जताते हुए कहा, मैंने ऐसा क्या किया था कि मुझे ये सब सहना पड़ रहा है? झाओ किंग, जब मैं क्लाउड टचिंग हैंड में महारत हासिल कर लूंगी तो मैं तुमसे जरूर बदला लूंगी। तुम्हें अभी अभी क्लाउड टचिंग हैंड से लेकर मामूली सफलता मिली है और तुम इसमें महारत हासिल करने का सपना देख रहे हो। तुम वाकई बड़े सपने देखते हो। झाओ किंग खिलखिलाकर हंस पड़ी, ये सोचकर कि भले ही यांग लेले ने क्लाउड टचिंग हैंड में महारत हासिल कर ली हो, फिर भी उसकी शक्ति झाओ किंग की शक्ति के बराबर नहीं होगी। तब तक वह शायद शरीर परिष्करण की 7वीं परत तक पहुंच चुका होगा और यांग लेले पर अपना प्रभुत्व बनाए रखेगा। वेनपिंग ने कुछ देर सोच विचार करने के बाद यांग लेले की ओर देखा और मन ही मन कुछ बुदबुदाया, फिर जोर से बोला, यांग लेले, आज से जब तुम झाओ किंग के साथ मुकाबला बराबरी पर खत्म कर लो तब मुझसे लाइव सिगार मांगना। यांग लेले ही नहीं बल्कि मजाक कर रही झाओ किंग भी अवाक रह गई।
यांग लेले ने जल्दी से जवाब दिया, पंत प्रमुख, झाओ किंग साधारण नहीं है, समान स्तर पर तो वह बिल्कुल अजेय है। 5वें स्तर पर भी वह शरीर परिष्करण के 7वें स्तर के राक्षसों से लड़ सकती थी, मैं उसके साथ बराबरी कैसे कर सकती हूँ? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप उससे कम अच्छे हैं? इस सवाल का सामना करते हुए यांग लेले अवाक रह गईं। कौन स्वेच्छा से यह स्वीकार करेगा कि वह दूसरों से हीन है? भले ही मन ऐसा महसूस होता हो, इसे जुबान से नहीं कहना चाहिए। वेनपिंग के उदासीन लहजे ने किसी के लिए भी मुस्कुराना अस्वीकार्य बना दिया, खासकर झाओकिंग के लिए जो असहज महसूस कर रही थी। उसका इरादा केवल इतना था कि यांग लेले आज सिगार न खरीदे, न कि यह सोचना कि वह कल भी नहीं खरीदेगा। लेकिन हालात इस हद तक बिगड़ गए। झाओकिंग ने तुरंत समझाया, पंत प्रमुख, इसमें वास्तव में उनकी कोई गलती नहीं है, बल्कि यह इसलिए है क्योंकि हमारी रक्त रेखाएं अलग अलग हैं। ये कमजोरी का बहाना नहीं है। यांग लेले, क्या तुम्हें वह नहीं बताया गया जो मैंने पहले कहा था? यांग लेले ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे याद है। अच्छा हुआ कि तुम्हें याद है। अगर वंश का अंतर ही तुम्हारी कमजोरी बने रहने की वजह है, तो आज ही अपना सामान पैक करो और अमर संप्रदाय छोड़ दो। अमर संप्रदाय ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं रखेगा जो खुद को अंदर से ही हीन समझता हो। सच तो यह है कि वेनपिंग लाइफ सिगार के खरीदारों की संख्या कम नहीं करना चाहता था, बल्कि उसने यह अनुमान नहीं लगाया था कि यांग लेले की शक्ति में वृद्धि के साथ साथ उसकी अपनी शक्ति में उल्लेखनीय कमी आ जाएगी। यह मानना पड़ेगा कि रूपांतरित दानव वास्तव में बेहद शक्तिशाली है, लेकिन लाइफ सिगार से थोड़े समय में ज़्यादा बदलाव नहीं आ सकता। फिर भी यांग लेले को मिले इस अवसर ने उनकी प्रतिभा के स्तर को बदले बिना भी उन्हें काफ़ी हद तक बदल दिया। जाहिर है, उन्हें जो धन मिला वह बहुत बड़ा था। समान स्तर पर झाओ किंग से हारना स्पष्ट रूप से अनुचित था। शायद यांग लेले ने यह सब स्वीकार कर लिया था। झाओ किंग को अपने से स्वाभाविक रूप से अधिक शक्तिशाली मानते हुए झाओ किंग खुद को अजेय समझता था। वेनपिंग, हालांकि शिक्षक नहीं थे, लेकिन संप्रदाय के नेता के रूप में उन्हें इस मुद्दे को संबोधित करना पड़ा। यदि आप कमजोरी के आगे झुक जाते हैं, तो जल्द ही आप आम लोगों की भीड़ बन जाएंगे। इतना कहकर वेनपिंग ने अपनी छाती से सफ़ेद कागज़ की कई शीटें निकालीं, जिन पर कुछ शब्द लिखे हुए थे जो पहली नज़र में स्पष्ट नहीं थे। उन्हें यांग लेले को देते हुए उसने कहा, इन शीटों को गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र और छात्रावास क्षेत्र में चिपका दो। यांग लेले ने चुपचाप वेनपिंग के हाथ से कागज़ ले लिए, उन पर एक नज़र डाली और उन पर लिखे शब्द देखे। ग्रेविटी फील्ड में प्रति घंटे 10 गोल्ड मिलते हैं, लेकिन इसका उपयोग दिन में अधिकतम 3 घंटे तक ही किया जा सकता है। छात्रावास क्षेत्र में प्रतिदिन 50 सोना। लाइफ सिगार की पहली सिगार 50 गोल्ड, दूसरी 100 गोल्ड और तीसरी 500 गोल्ड में मिलेगी। इसके अलावा एक नया बदलाव भी हुआ है। भयंकर पशु परीक्षण मैदान, प्रतिदिन 50 सोना। युद्ध क्षेत्र, एक बार 100 सोना, प्रत्येक बार 2 घंटे। चैप्टर 59। अलविदा पुराने दोस्त, कृपया बुकमार्क करें। यांग लेले ने तुरंत मुड़कर उत्सुकता से पूछा, पंत प्रमुख, नीचे उल्लिखित भयंकर पशु परीक्षण मैदान और युद्ध क्षेत्र क्या हैं? पहले वाले की कीमत प्रतिदिन 50 सोने के सिक्के है और दूसरे वाले की कीमत प्रति 700 सोने के सिक्के है, जो काफ़ी आश्चर्यजनक है। छात्रावास क्षेत्र में नस तकनीक का अभ्यास किया जा सकता है और इसके लिए प्रतिदिन केवल 50 सोने के सिक्के लगते हैं। क्या ये संभव है कि भयंकर पशु परीक्षण मैदान में मिलने वाली सुविधाएं नस तकनीक जितनी ही मूल्यवान हों? दूसरे विकल्प के बारे में तो और स्पष्टीकरण की आवश्यकता ही नहीं है। एक सत्र के लिए 100 सोने के सिक्के और 2 घंटे की समय सीमा। ये छात्रावास शुल्क से भी कहीं अधिक आश्चर्यजनक है। लड़ाई की तकनीकों को निखारने और युद्ध का अनुभव अर्जित करने का स्थान आपके वर्तमान चरण के लिए बिल्कुल उपयुक्त। लेकिन यह इतना महंगा क्यों है? महंगा मतलब बेहतर। तुम्हारा साम्राज्य बहुत तेजी से विकसित हो रहा है और उसे सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। यदि तुम मजबूत नहीं बनना चाहते तो कमजोर ही रहो और उस दिशा में मत जाओ। पंथ के नेता, मैं जाना चाहता हूँ। तो पहले उन्हें अच्छे से पोस्ट कर दें। ठीक है। यांग लेले झटपट भाग गई। दोपहर के भोजन के बाद वेनपिंग यांग लेले और युन लियाओ को चुराव पर्वत पर ले गया, जबकि झाओ किंग और अन्य लोग अपने स्तर की साधना जारी रखने के लिए गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में चले गए। उनके लिए युद्ध के अनुभव से अधिक महत्वपूर्ण अपने स्तर को बढ़ाना था, क्योंकि दानव जाति के रूपांतरण के बाद भी उनकी त्वचा मोटी बनी रहती है, जिससे मनुष्यों के साथ युद्ध में त्रुटि की सहनशीलता काफ़ी अधिक हो जाती है। यांग लेले के लिए युद्ध तकनीकों को निखारना ही खुद को मजबूत बनाने का एकमात्र रास्ता था। कमजोर होना डरावना नहीं है, जानबूझकर कमजोर बने रहना सबसे डरावना है। जब उसने अनजाने में खुद को झाओ किंग से हीन समझने के बारे में सोचा तो उस पर शर्मिंदगी का भाव छा गया। वेनपिंग का पीछा करते हुए चुराव पर्वत पर स्थित भयंकर पशु परीक्षण मैदान में पहुंचने पर उसने वेनपिंग को 50 सोने के सिक्के सौंपे और फिर परीक्षण मैदान में प्रवेश किया। पंत प्रमुख, यहाँ कुछ भी नहीं है। यांग लेले भयंकर पशु परीक्षण मैदान के अंदर खड़ी थी। उसने लोहे की प्लेट को छुआ और अपनी जिज्ञासा व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं पाई। फिर उसने बाहर से वेनपिंग को जवाब देते हुए सुना, ये जल्द ही दिखाई देगा।
कुछ ही सांसों के बाद सामने का अंतरिक्ष अचानक विकृत हो गया और एक नीले काले रंग का राक्षस प्रकट हुआ। वह बैल जैसा दिखता था, लेकिन बिना सींगों के और केवल एक ही पैर वाला। बस वहीं खड़े रहने से ही उसकी निगाहें उसके मन में भय पैदा कर देती थीं। कुई न्यू, पंथ के नेता, क्या मुझे सचमुच इस पौराणिक राक्षस का सामना करना है? अपने सामने कुई न्यू को देखकर यांग लेले को समझ नहीं आ रहा था कि वह रोए या जल्दी से भागने का रास्ता खोजे। जब वह असमंजस में था और फैसला करने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक वेनपिंग की आवाज़ उसके कानों में गूंजी, जो उससे बार बार पूछ रही थी कि क्या वह सचमुच खुद को कमज़ोर समझता है। इस समय ऐसा लग रहा था मानो वह 1 साल पहले वाले उस कोने में लौट आया हो, जहां सब लोग उस पर हंसते थे। उस समय वह बाकी सब लोगों से कमज़ोर था, फिर भी उसमें अदम्य साहस था। अब वह अपना वह साहस कैसे खो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। खुद पर ध्यान केंद्रित करते हुए यांग लीले ने ठंडे स्वर में कुई न्यू पर चिल्लाते हुए कहा, आओ, अगर कर सकते हो तो आज ही मुझे मार डालो। ... परीक्षण स्थल के बाहर युन लियाओ ने कुछ उलझन के साथ वेनपिंग से पूछा, पंथ प्रमुख, आपका इससे क्या मतलब है? ये तो सर्वविदित है कि समान स्तर के मनुष्य रूपांतरित राक्षसों से तुलना नहीं कर सकते। वेनपिंग ने उत्तर दिया, ये नियम दूसरों के लिए है, अमर संप्रदाय के शिष्यों के लिए नहीं। यांग लेले का भाग्य अद्भुत है, उसने 1 वर्ष में 5 स्तरों को पार कर लिया, जो काफी हद तक उसकी लगन के कारण संभव हुआ। अब जब वह अमर संप्रदाय में शामिल हो गया है तो उसकी लगन तो बरकरार है, लेकिन उसमें अदम्य मानसिकता की कमी है। उसे जीवन मरण की लड़ाइयों की आवश्यकता है, और यह भयंकर पशु परीक्षण मैदान इसके लिए एकदम सही है। ये किसी की युद्ध तकनीकों को 3 गुना तक बढ़ा सकता है, जो उसकी तेजी से बढ़ती स्तर को मजबूत करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। तो फिर हुआई का जिक्र क्यों नहीं किया जाए? मैं यांग लेले को वरिष्ठ शिष्य के रूप में प्रशिक्षित करने की योजना बना रहा हूं, इसलिए उसे मजबूत होना ही होगा। हुआई ये अलग है, उसकी भूमिका एक रसोइया की है। उसकी ताकत चाहे मजबूत हो या कमजोर, गौण है। एक रसोइया, संप्रदाय के नेता, क्या आप सचमुच हुआईकॉन की दत्तक पुत्री को एक मामूली मजदूर बनाना चाहते हैं? अगर हुआईकॉन को पता चला तो क्या वह हमारे अमर संप्रदाय से नाराज नहीं होंगे? एक रसोइया, अपने शब्दों पर ध्यान दो। किसने कहा कि रसोइया होने का मतलब मामूली मजदूर होना है? हुआई ये जैसी कोई तो माहिर रसोइया है। बेशक उसकी प्रतिभा बहुत कम है, इसलिए वह अमर संप्रदाय में केवल रसोइया के रूप में ही रह सकती है। यह एक मामूली मजदूर होने से किस प्रकार भिन्न है? तुम्हें दिव्य रसोइये का महत्व समझ नहीं आता, भूल जाओ। अगर मैं समझा भी दूं तो भी तुम्हें समझ नहीं आएगा। चलो तुम्हें युद्ध क्षेत्र दिखाते हैं। ... युन लियाओ को सलाह देने के बाद वेनपिंग युनलान पर्वत से उतर गया। लेकिन जैसे ही वह पर्वत से नीचे उतरा, उसे अष्टांग योग में बैठे भिक्षु जैसी उलझन महसूस हुई। उसे 18 वर्ष से कम आयु का ऐसा युवक कहाँ मिलेगा जिसकी सभी नसें कटी हुई हों? कोई सुराग न मिलने पर वेनपिंग के पास रास्ते में पूछताछ करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। दुर्भाग्यवश शाम होने तक भी उसे कोई प्रगति नहीं मिली। उसने यूं ही एक सराय चुन ली, उसमें बैठ गया, एक बर्तन में शराब और कुछ छोटे व्यंजन मंगवाए और आसपास हो रही तरह तरह की दिलचस्प कहानियों पर हो रही बातचीत को सुनने लगा। उन्होंने कहा कि ऐसी जगहों के लोग सब कुछ जानते हैं, और वेनपिंग ने इस बात पर विश्वास किया, लेकिन उनके विश्वास का परिणाम निराशा ही रहा। अगले दिन कोई और विकल्प न होने पर वेनपिंग को एक विचार आया। उसने शराब खरीदने के लिए पैसे खर्च किए और दूसरों को पीने के लिए आमंत्रित किया, और अनायास ही पूछा कि क्या वे किसी ऐसे युवक को जानते हैं जिसकी नसें कटी हुई हों। हालांकि 100 से अधिक शराब के जार खरीदने के बावजूद उन्हें कोई उपयोगी जानकारी नहीं मिली। बिल चुकाने के बाद वेनपिंग ने दृढ़ता से सराय छोड़ दी और भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने के लिए इधर उधर भटकने लगी। तीसरे दिन भी कोई परिणाम नहीं निकला। चौथी शाम तक वेनपिंग थोड़ा चिंतित हो गया था। अगर वह कटी हुई नसों वाले युवक को नहीं ढूंढ पाया तो यह एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, छात्रावास क्षेत्र, परीक्षण मैदान, इनमें से किसी एक को चुनना नामुमकिन था। जब वह वहां बैठा था तभी अचानक उसे पीछे से एक आदमी की आवाज़ सुनाई दी, जो पुकार रहा था, वेनपिंग। ये स्पष्ट था कि वह व्यक्ति इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि वहां वेनपिंग बैठी है। वेनपिंग ने तुरंत अपना सिर घुमाया, उसकी निगाहें केंद्रित हुईं और धीरे धीरे उसकी ओर आ रहे व्यक्ति को देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। यह शायद 4 दिनों में उनकी पहली मुस्कान थी। वह व्यक्ति वेनपिंग का पुराना परिचित था, जो उन लोगों के समूह का सदस्य था जिनके साथ वह कैंगू शहर में घूमते फिरते समय बिताता था। उसका उपनाम जिन था, पूरा नाम मू था। उसके माता पिता रेस्तरां का व्यवसाय करते थे, इसलिए वे काफ़ी धनी थे। जिनमू को साधना या रेस्तरां चलाने में कोई रुचि नहीं थी, और उस समय वेनपिंग खुद को अमर संप्रदाय का युवा नेता मानना पसंद नहीं करता था। इसी समानता के कारण वे अंततः अच्छे दोस्त बन गए। वे 1 साल से एक दूसरे से नहीं मिले थे और जिनमू का वजन बढ़ गया था, लेकिन फिर भी वह पहले की तरह ही सुंदरियों के साथ रहता था। बाईं ओर ड्रंकन ड्रीम पवेलियन से शियाओ कुई, दाईं ओर किहोंग अकादमी से शियाओ हुआ।
पास आते ही जिनमू ने तुरंत वेनपिंग को गर्मजोशी से गले लगा लिया। शराब और तेज इत्र की हल्की गंध उसे काफी जोर से महसूस हुई। मुझे तो लगभग लगा कि मैं भ्रम की स्थिति में हूँ। भाई जिन, आप आज भी उतने ही बेफिक्र हैं जितने पहले थे। अरे क्या कोई कहावत नहीं है, अगर आप प्रयास नहीं करते तो चिंतामुक्त जीवन जीने में क्या फर्क है। मुझे चिंतामुक्त जीवन जीना पसंद है। जहां तक पैसे की बात है, मैं इसे इस जीवन में पूरा खर्च नहीं करूंगा, तो इसे पाने के लिए इतनी बेताबी क्यों करूं। वेनपिंग को अब जिनमू के लिए कोई बहुत मजबूत भावनाएं नहीं थीं, लेकिन वह उसे नापसंद भी नहीं करता था। थोड़ी और बातचीत करने से पिछले कुछ दिनों की उदासी को कम करने में मदद मिली। चैप्टर 60, वह व्यक्ति जिसकी नसें पूरी तरह से टूटी हुई हैं। जल मछली के शियाओ झांक के लिए अतिरिक्त अपडेट ओल्ड वो को कब भेजे जाएंगे? क्या आप बैठकर कुछ पीना चाहेंगे? छोड़ो इसे, मुझे अभी भी ही होंग आंगन में वापस जाना है। इतना कहकर गोल्डवुड मुस्कुराया और वेनपिंग भी हंसते हुए उसके पीछे पीछे मुस्कुराए। गोल्डवुड की हंसी स्वाभाविक रूप से नशे में होने के आराम से उपजी थी। वेनपिंग हंस पड़ा क्योंकि उसने पहली बार किसी कोई होंग आंगन में जाने कोई होंग आंगन में वापस आने के रूप में संदर्भित करते सुना था। क्या वह सचमुच इसे अपना घर मानता था? गोल्डवुड ने अपने बाईं ओर खड़ी शियाओकुई को धक्का दिया, जिससे वह वेनपिंग की पीठ से टकरा गई। शियाओकुई, मेरे भाई के साथ कुछ ड्रिंक्स के लिए चलो। मैं तुम्हें बता दूं, वह अमर संप्रदाय का युवा संप्रदाय प्रमुख है, नश्वर लोग से ऊपर। अमीर लोग उसके सामने कुछ भी नहीं हैं। शियाओकुई मुस्कुराए और झट से आगे झुक गई। इस क्षेत्र में लंबे समय से काम करने के कारण उसका अंदाज काफी कुशल था, जिससे देखने वाला व्यक्ति ख्यालों में खो जाने लगता था, मानो वह वेनपिंग को रिझाने की कोशिश कर रही हो। उसे सामने वाले व्यक्ति की पहचान से कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब तक पैसा मिलता था, हर कोई उसके सम्मान और प्रशंसा का पात्र था। युवा स्वामी, मुझे आपके साथ एक पे पीने चलने दीजिए। वेनपिंग ने प्याला उठाया, अपना माथा पीटा और अचानक ज्ञानोदय के साथ शियाओकुई से बोला, श्रीमती, मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है। यदि आप उत्तर जानती हैं तो ये 10 सोने के सिक्के आपके होंगे। धड़ाम, मेज पर सोने के 10 सिक्के गिर पड़े और शियाओकुई पूरी तरह से अचंभित रह गई। वाह, एक युवा संप्रदाय प्रमुख! 10 सोने के सिक्के! ग्राहकों द्वारा इतनी बड़ी रकम खर्च करना दुर्लभ है। ये रकम एक महीने तक किसी की सेवा करने पर मिलने वाली कमाई के बराबर थी, फिर भी वेनपिंग ने इसे बड़ी सहजता से पेश किया। क्या आपने कभी ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में सुना है जिसकी सभी नसें काट दी गई हों और जिसकी उम्र 18 साल से कम हो? ये सुनकर गोल्डवुड मुस्कुराया और कुछ निराशा से बोला, भाई, ये किस तरह का सवाल है? शियाओकुई ने तुरंत जवाब दिया, मुझे पता है। बोलना। 2 दिन पहले एक ग्राहक ने इसका जिक्र किया था। उनके मार्शल आर्ट हॉल ने हाल ही में एक बेहद अनाड़ी युवक को भर्ती किया, जिसकी सभी नसें कटी हुई थीं और उस पर दया दिखाए। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं सीधे आपके पास आता। शियाओकुई की बातें सुनकर वेनपिंग को लगा जैसे उसके ऊपर से बोझ हट गया हो और उसने 10 सोने के सिक्के आगे धकेल दिए। वह कौन सा मार्शल आर्ट हॉल है? मुझे लगता है इसे लोंगहुआ मार्शल आर्ट्स हॉल कहते हैं। लोंगहुआ मार्शल आर्ट्स हॉल? हाँ, यह इसी गली के आखिर में है, अभी अभी खुला है। वह ग्राहक लोंगहुआ मार्शल आर्ट्स हॉल का एक मार्शल आर्टिस्ट है, मुझे लगता है उसका नाम ली हुआ है। धन्यवाद। इतना कहकर वेनपिंग खड़ी हो गई और जाने की तैयारी करने लगी। लेकिन गोल्डवुड ने अचानक वेनपिंग को रोकते हुए मुस्कुराते हुए कहा, भाई, क्या तुम वाकई वहां जाना चाहते हो? बिल्कुल, मैं आपको सलाह देता हूं कि आप न जाएं, कहीं ऐसा न हो कि पुराने परिचितों से मिलकर आपको दुख हो। वह लोंगहुआ मार्शल आर्ट्स हॉल आपके एक पुराने दोस्त द्वारा चलाया जाता है, जिसके नाम में हुआ शब्द है। इस बारे में सोचिए। हुआ, पुराने दोस्त, क्या नाम में हुआ शब्द है? शी हुआ। हाँ, ये वही है। उसके आसपास मंडरा रहे सभी लोग काओशान संप्रदाय के वरिष्ठों के शिष्य हैं। आपकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए, क्या आप सचमुच जाना चाहते हैं? क्यों नहीं? इतना कहकर वेनपिंग उठ खड़ा हुआ और सीधे सराय से निकल गया। ये देखकर गोल्डवुड ने सिर हिलाते हुए कहा, खुद को अपमानित करने पर तुला हुआ है। रात के बाजार में घूमते हुए वेनपिंग धीरे धीरे ली हुआ का नाम बुदबुदाने लगी। जी हाँ, वह भी वेनपिंग का पुराना परिचित था। हालांकि उनकी मुलाकात ज्यादा बार नहीं हुई थी, फिर भी वेनपिंग को उसका नाम याद था। कुछ ही देर में वेनपिंग गली के अंत में पहुंच गया और लोंगहुआ मार्शल आर्ट्स हॉल के प्रवेश द्वार पर खड़ा हो गया। तांबे की अंगूठी पर एक हाथ रखे हुए वह एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर धीरे से उस पर दस्तक दी। धड़ाम धड़ाम 2 बार दस्तक देने के बाद मार्शल आर्ट हॉल के अंदर से एक आवाज आई, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। वक्ता एक युवक था, जिसकी आवाज कुछ कमजोर, आत्मविश्वासहीन और थकावट से भरी हुई लग रही थी। वेनपिंग ने अनुमान लगाया कि ये द्वारपाल नहीं था। यदि किसी मार्शल आर्ट हॉल का द्वारपाल इतनी कम ऊर्जा के साथ बोलता है तो क्या उसे अभी भी मार्शल आर्ट हॉल कहा जा सकता है? वह शायद संयोगवश वहां से गुजर रहा था और उसने दरवाजा खोलने में मदद की। दरवाजा खुल गया।
बिखरे बालों वाले एक युवक ने अपने बालों के बीच से आंखें खोलीं और वेनपिंग की ओर देखते हुए पूछा, तुम क्या चाहते हो? वेनपिंग ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपने सामने मौजूद युवक की जानकारी को देखा और अपनी आंतरिक उत्तेजना को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष किया। झाओ यी, लिंग पुरुष, आयु 17, क्षेत्र कोई नहीं, नलिकाएं विच्छेदित, प्रतिभा 4 स्टार। फ्लावर मून सिटी के झाओ परिवार का सबसे बड़ा बेटा 2 सितारा शक्ति को नाराज करने के बाद यहां भाग गया। उसके परिवार में कोई भी जीवित नहीं बचा। हालांकि वह बच निकला, लेकिन उसे अपनी नसें गंवानी पड़ीं। वर्तमान में वह लोंगहुआ मार्शल आर्ट्स हॉल का ऋणी है। आखिरकार उसे ढूंढ लिया। वेनपिंग अपनी हंसी नहीं रोक पाए। पिछले कुछ दिनों की परेशानियां इस पल की खुशी के आगे फीकी पड़ गईं। आप क्या चाहते हैं? झाओ यी ने दोबारा पूछा। कुछ नहीं, मैं, जैसे ही वह कहने ही वाला था, मैं तो बस देखने आया था। क्या मैं आपसे थोड़ी बात कर सकता हूँ? तभी मार्शल आर्ट हॉल के अंदर से एक आवाज़ आई। वेनपिंग, उसने उस आवाज़ को तुरंत पहचान लिया। ये शी हुआ की आवाज़ थी। जब शी हुआ ने उसे देखा तो उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव था, मानो वह लंबे समय बाद किसी पुराने दोस्त से मिल रही हो। क्या संयोग है, आप यहाँ क्या लेकर आए हो? वेनपिंग ने जवाब दिया, मैं यहाँ से गुजर रहा था और मैंने सुना कि यह मार्शल आर्ट हॉल आपके द्वारा चलाया जाता है, इसलिए मैं देखने आया हूँ। शी हुआ ने आंखें घुमाते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस पर विश्वास कर लूँगी? अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। असल में वह कहना चाहता था, मैं तुम्हारे लिए यहाँ नहीं हूँ। तभी मार्शल आर्ट हॉल के अंदर से कोई व्यक्ति इत्मीनान से कदम बढ़ाते हुए पास आया और एक धीमी आवाज़ वेनपिंग के कानों तक पहुंची। शी हुआ, कौन मिलने आ रहा है? ये सुनकर शी हुआ चिंतित हो गई और धीरे से बोली, वेनपिंग, आज मेरे लिए सुविधाजनक नहीं है, किसी और दिन आइएगा। इतना कहकर वह दरवाज़ा बंद करने ही वाली थी। हालांकि वह एक कदम देर हो चुकी थी, क्योंकि वह व्यक्ति पहले ही पास आ चुका था। कदमों की आहट स्थिर और बहुत तेज थी। वेनपिंग ने एक नज़र डाली। ये वही ली हुआ थी जिसे बहुत दिनों से नहीं देखा गया था। वेनपिंग को देखते ही ली हुआ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। फिर उसने उदासीन निगाहों से वेनपिंग की ओर देखा। अरे, ये तो युवा संप्रदाय प्रमुख हैं, इतनी जल्दी जा रहे हैं? आप यहाँ हैं ही तो अंदर आकर बैठ क्यों नहीं जाते? उन्होंने युवा संप्रदाय नेता शब्दों पर विशेष जोर दिया। वेनपिंग मूर्ख नहीं थी और वह ली हुआ के शब्दों में छिपे अर्थ को समझ सकती थी। ली हुआ के लहजे को सुनकर शी हुआ से मिलने पर वेनपिंग को जो शुरुआती असहजता महसूस हुई थी वह गायब हो गई और उसकी जगह एक ठंडा भाव आ गया। शी हुआ, ये कौन है? शी हुआ आश्चर्यचकित थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसे उम्मीद नहीं थी कि वेनपिंग ली हुआ को नहीं पहचानेगी। ओह, ये सीनियर ब्रदर ली हैं। ये पहले हमारे ही संप्रदाय में थे। हमने मिलकर ये मार्शल आर्ट हॉल खोला था। मैंने पैसे दिए, उन्होंने मेहनत की। वेनपिंग ने सोच समझकर पूछा, शरीर परिष्करण की 5वीं परत। शी हुआ, क्या इस तरह की शक्ति उन बच्चों को सिखाने के लिए उपयुक्त है? आप? ली हुआ की भौहें तन गईं, मुठ्ठियां भींच गईं। शी हुआ के बगल में खड़े होने पर भी उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला, लेकिन उसका दिल गुस्से से भरा हुआ था। वह वेनपिंग की ओर इशारा करते हुए कोसना चाहता था, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम युवा संप्रदाय के नेता हो? ली हुआ ने अपने गुस्से को काबू में रखते हुए कहा, युवा संप्रदाय प्रमुख, प्रतिष्ठित व्यक्ति अक्सर बातें भूल जाते हैं। चाहे आपको पुराने पद याद हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी सब अतीत की बात है। मेरी वर्तमान स्थिति काओशान संप्रदाय के एल्डरसन के आंतरिक शिष्य की है। ली हुआ ने मन ही मन व्यंग्य किया और सोचा, तुम मेरे राज्य को तुच्छ समझ सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारी वर्तमान स्थिति से भी असहमत हूँ। एल्डरसन, वेनपिंग ने सोचा, काओशान संप्रदाय के इकलौते एल्डरसन को याद करते हुए फिर पूछा, क्या एल्डरसन का दूसरा शिष्य मुयान नहीं है? हाँ, शी हुआ ने सिर हिलाया। वेनपिंग ने ली हुआ की ओर देखा और आह भरे बिना नहीं रह सकी, तो तुम वास्तव में उस एल्डरसन की शिष्या हो? अमर संप्रदाय द्वारा पहली बार शिष्यों को स्वीकार किए जाने के दृश्य को याद करते हुए, जब एल्डरसन और उनके तथाकथित शिष्य मुयान ने परेशानी खड़ी करने की कोशिश की थी और यून लिया और उन्होंने उन्हें झाड़ियों में फेंक दिया था और वापस आने की हिम्मत किए बिना चले गए थे, वेनपिंग मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। एल्डरसन का जिक्र करते ही ली हुआ के व्यवहार में बदलाव आना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। बीमारी सचमुच फैलती है। ली हुआ ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, झाओ यी को हाथ हिलाकर विदा किया और सीधे वेनपिंग से कहा, वेनपिंग, इतनी देर रात मेरे लोंगहुआ मार्शल आर्ट्स हॉल में आने का तुम्हारा इरादा क्या है? क्या तुम सिर्फ बातचीत के लिए आए हो? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।